हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए फॉलिंग इन लव के अगले एपिसोड शुरू करें। आर्थू कावेरी की के केबिन से सीधे बच्चों के वार्ड की तरफ चली गई। उसने जाकर बच्चों को चेक किया और उनसे बहुत सारी बातें भी की और उनके साथ खेल भी खेला। बच्चों के साथ खेल खेल कर रथु को अच्छा लगा। रथु तो भूल ही गई उसका आशीष के साथ झगड़ा हुआ है। वह बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर वो आशीष के केबिन में जाने लगी। वो आशीष के केबिन के पास पहुंची ही थी कि तब उसे याद आया उसका और आशीष का झगड़ा हुआ है। उसने जल्दी से अपने पैर वहीं रोक दिए। आर्थू का सारा सामान केबिन के अंदर ही था, उसका मोबाइल, उसका पर्स। उसने केबिन के अंदर झांक कर देखा तो आशीष केबिन के अंदर ही था। आशीष ने रथु का पर्स और मोबाइल अपने सामने टेबल पर रखा था। ये देखकर रथु ने अपना हाथ अपने सर पर मारा और कहा, इसे क्या जरूरत थी मेरा सामान अपने टेबल पर रखने की? अब मैं कैसे जाकर लूं? यह तो यहां से हिलने वाले नहीं है। रथु ने खुद से कहा, मैं क्यों डरूं उनसे, मैं जाकर अपना सामान लेकर आती हूं। उसके बाद मैं बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाऊंगी और उनका चेहरा भी नहीं देखूंगी। इतना कहकर वो केबिन के अंदर चली गई। आशीष फाइल में कुछ देख रहा था। उसने आशीष की तरह बिल्कुल भी नहीं देखा नहीं और उसने अपनी पर्स और मोबाइल उठा लिया और वहां से जाने लगी। तभी आशीष ने कहा, किसने कहा था कि वह मेरा मुंह तक नहीं देखेगा? आर्थू ने कुछ नहीं कहा और वह वैसे ही केबिन से बाहर आ गई। आशीष ने कहा, लगता है बहुत नाराज हो गई है मुझसे, कुछ ना कुछ पड़ेगा। लगता है इस बार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तो करना। रथु के जाने के बाद कावेरी आशीष से मिलने आई। आशीष ने कावेरी को केबिन में बुला लिया था। उसे कावेरी से कुछ काम था। कावेरी आशीष के केबिन में आ गई और उसने आशीष से कहा, बोलो क्या बात है? तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुला लिया? आशीष ने उसे एक कार्ड देते हुए कहा, हमें रायजादा मेंशन से इनविटेशन आया है, हम दोनों को भी जाना है। कावेरी ने खोलकर देखा तो इनविटेशन आदित्य के सगाई का था। कावेरी ने कहा, क्या आदित्य सगाई कर रहा है? आशीष ने कहा, हाँ, आदित्य सगाई कर रहा है और उसके दादी ने हम दोनों को भी सगाई में बुलाया है। कावेरी ने कहा, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तुम चले जाना। तुम्हें पता है ना मुझे कितने सारे काम है और अगर तुम्हें कभी नहीं चाहिए तो तुम मेरी जगह आर्थू को लेकर जा सकते हो। आशीष ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो मेरे साथ आने जीने मानेगी? वह अभी मुझसे झगड़ा कर गई है और उसने तो कहा ही मेरा मुंह तक नहीं देखेगी। आशीष की बात कावेरी को हंसी आ गई। कावेरी ने कहा, अगर तुम उसके साथ ऐसी बातें करोगे तो ऐसे ही कहेंगी ना। आशीष ने कहा, क्या उसने तुम लोगों को बताया? कावेरी ने हां में सिर हिलाया। आशीष ने कहा, किस किस को बताया है? कावेरी ने कहा, मुझे और खुशी को। आशीष कहा, खुशी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? कावेरी ने कहा, यही सोच रही होगी कि इस आदमी से तो अच्छा समझ रही थी पर यह भी लड़कीबाज निकला, अपना काम हो गया तो निकल पड़ा। आशीष ने कहा, उसे तुम समझा देना, ऐसी बात नहीं है। मैं रथु को बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठा लूंगा, पर उसे समझ ही नहीं आया। कावेरी ने कहा, अगर तुम ऐसे घुमा फिरा कर बात करोगे तो उससे क्या समझ में आएगा? क्या तुम सीधे सीधे नहीं कह सकते? आशीष ने कहा, मुझे नहीं पता था वह मेरे बातों को समझे कि नहीं और उनका गलत ही मतलब लेगी। कावेरी ने कहा, अब तो पता चला ना, अब मनाओ उसे, इस बार वह बहुत गुस्सा है। आशीष ने कहा, मनाने तो पड़ेगा, एक ही लड़की थी, अगर वह हाथ से जाएगी तो किसके साथ शादी करूंगा? अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया हो उसे मनाने के लिए तो बता देना। कावेरी ने कहा, उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करो। आशीष ने कहा, क्या तुम्हें लगता है इतने से वह मान जाएगी? अच्छी, कावेरी ने कहा, तो कुछ अच्छा सरप्राइज और रेडी कर लो, आज हम मॉल जा रहे हैं, तब तक अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा आइडिया हो तो देख लो। आशीष ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूं, बस तुम मुझे बता देना वह कहां है उस वक्त। कावेरी ने कहा, ठीक है, मैं अब चलती हूं। आशीष ने कहा, अरे कार्ड तो लेकर जाओ। कावेरी का यह सुनते ही मुंह बन गया। कावेरी ने कहा, तुम्हारे पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जा रही हूं, तुम ही जाओ। आशीष ने कहा, ठीक है, तो मैं ही चला जाता हूं, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया तुम क्यों नहीं आई तो मैं क्या बताऊं उन्हें? कावेरी ने कहा, बता देना एक जरूरी ऑपरेशन था इसलिए नहीं आई, वैसे सगाई परसों है ना, अगर पॉसिबल हो पाया तो देखूंगी,
पर तुम जाना, मेरे भरोसे मत रहना। आशीष ने कहा, अगर तुम्हारे भरोसे मैं रह गया तो मैं सगाई में पहुंचाई। कावेरी ने कहा, चलो मैं चली जाती हूं, हमें शॉपिंग करने जाना है, अगर मुझे कुछ पैसे दे सकते हो तो दे देना। आशीष ने कहा, मुझसे क्यों मांग रही हो, तुम ढूंढ लेना कोई पैसे देने वाला। वैसे तो मैं किसी को देने वाले की जरूरत भी नहीं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं मुझे पता है, हर महीने लाखों रुपए तुम्हें कंपनी से तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। कावेरी सुनकर मुस्कुराई। कावेरी ने कहा, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, पर तुम उसे खर्च नहीं करना चाहते। तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे खर्च करने के लिए है, पर तुम तो उसे देना नहीं चाहते। क्या करोगे इतने पैसे रखकर? आशीष ने कहा, पैसा आज है तो कल नहीं, पैसे का पता थोड़ी है। कावेरी ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हमेशा रहेंगे, तुम थोड़ी ना करते हो, कंपनी भी संभालते हो और अपना शौक भी पूरा करते हो। आशीष ने कहा, कंपनी संभालनी तो पड़ेगी, पर उसके लिए मैं अपने शौक तो नहीं ना छोड़ सकता। कावेरी ने कहा, यह बस तुम्हें ही जम सकता है, अगर मेरे पास भी इतना टैलेंट होता तो मैं भी ज्यादा पैसे कमा पाती। आशीष ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था सीख लो, पर तुम तो सीखने के लिए राजी नहीं हो, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? कावेरी ने कहा, जाने दो, तुम तो हो ना, कमाने के लिए तुम मुझे पैसे ट्रांसफर कर देते हो ना, हर महीने तो मुझे क्या कमाने की जरूरत है। आशीष ने कहा, कब तक मेरे ऊपर बोझ बनकर रहोगी? कावेरी ने कहा, शायद हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। आशीष ने कहा, ये कभी नहीं सुधरेगी, कब तक मेरे ऊपर ही डिपेंड रहेगी, क्या पता। इतना कहकर वह भी हॉस्पिटल से निकल गया। उसे आर्थू के लिए कुछ प्लान करना था। आशीष ने उन दोनों के लिए एक होटल का रूम बुक कर दिया और उसे अच्छे से डेकोरेट करने के लिए भी कहा। आशीष हॉस्पिटल से सीधा ज्वेलरी शॉप चला गया। उसने ज्वेलरी शॉप जाकर उसने आर्थू के लिए एक लेटेस्ट डिजाइन की डायमंड रिंग ले ली। वह रिंग पूरे 2 लाख की थी। आशीष ने कहा, बस अब तुम्हें पसंद आनी चाहिए, मैंने तो ले ली है। खुशी, कावेरी और ऋतु हॉस्पिटल से सीधे शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए। वह शॉपिंग मॉल 5 किलोमीटर था। जैसे कि मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, बाहर खुशी के लिए कार पहले से खड़ी थी। अरुण ने पहले ड्राइवर से कहा था कि तुम खुशी हॉस्पिटल छूटने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाओ और वहीं से उसे जहां जाना है वहां लेकर जाओ। इसलिए ड्राइवर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया था। ड्राइवर ने जैसे ही खुशी को देखा, वह खुशी के पास चला गया। उसने खुशी से कहा, सर ने मुझे आपके लिए अपॉइंट किया है, बोलिए आपको मैं कहां लेकर जाऊं? खुशी ने कहा, हमें शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल जाना है, कि आप हमें वहां छोड़ेंगे? ड्राइवर ने कहा, क्यों नहीं मैम, आप जहां कहेंगे वहां मैं आपको छोड़ दूंगा। ड्राइवर ने खुशी, शार्वी और कावेरी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वह तीनों जाकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी शुरू कर दी। 10 मिनट में वो सारे लोग मॉल के बाहर थे। मॉल में बहुत भीड़ थी, पार्किंग पूरी फुल थी, गाड़ी लगाने के लिए जगह दिख नहीं रही थी। खुशी ने ड्राइवर से कहा, पार्किंग तो फुल है, आप कहां गाड़ी लगाएंगे? ड्राइवर ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास गाड़ी लगाने के लिए जगह है। ड्राइवर ने गाड़ी सीधे मॉल के रास्ते से अंदर ली। मॉल का नीचे वाला हिस्सा वीआईपी लोगों के पार्किंग के लिए था और बाहर का हिस्सा लोकल वाले लोगों के लिए था। ड्राइवर ने सब लोगों को अंडरग्राउंड पार्किंग में यह थी, वो सीधे ऊपर मॉल में खुलती थी। अरुण यहां का वीआईपी कस्टमर था, इसलिए उसके लिए सारी फैसिलिटी थी। ड्राइवर ने गाड़ी लिफ्ट के पास रोकी और कहा, मैम आप जाइए, मैं गाड़ी पार्क करता हूं, जब भी आपका हो जाएगा आप मुझे कॉल कर दीजिए। खुशी ने कहा, ठीक है, आप गाड़ी में बैठ सकते हैं, तब तक जब तक हमारी शॉपिंग हो नहीं जाती। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, मैं तब तक यही आपका वेट करता हूं। इतना कर उसने गाड़ी में रखा कार्ड खुशी को दिया और कहा, यह सर का वीआईपी कार्ड है, जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती है। खुशी ने कहा, मैं इससे क्या करूं? ड्राइवर ने कहा, अगर आपको कोई लिमिटेड एडिशन पसंद आ गई जो आपको वह लोग देने से मना करें, तो आप उन्हें कार्ड दिखाकर ले सकती है, ऊपर से आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। खुशी एक्सी ने कहा, ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल जरूर करूंगी। खुशी वह कार्ड लेकर ऊपर चली गई। उन लोगों ने मॉल में आई पूछकर उन्हें जो चाहिए था वह देखने के लिए शुरुआत की। कुछ ही देर में उन लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, वह बहुत महंगी थी। वहां से आगे वाले डिपार्टमेंट में गए। इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे थे।
खुशी और आरतू को वहां बहुत सारे ड्रेस पसंद आ गई और उनके बजट में भी थी। खुशी और अरथू ने जल्दी से उन दोनों को जो ड्रेस पसंद आ गई वह ले ली। वहां से वो अंडरगारमेंट वाले सेक्शन में चले गए। वहां खुशी ने अपने लिए अंडरगारमेंट के लिए वहां बहुत सारे सेक्सी नाइट ड्रेस थे। ये देखकर कावेरी को कुछ सूझा। उसने जल्दी से 2 सेक्सी नाइट ड्रेस पैक करवाए और उसे अपने हाथ में रखा। वहां से वह ज्वेलरी वाले सेक्शन में गए। कावेरी को वहां ईयररिंग्स देखने थे। उन लोगों ने कावेरी के लिए कुछ ईयररिंग्स सिलेक्ट किए। वह लोग जब कावेरी के लिए ईयररिंग खरीदी कर रहे थे तभी खुशी की नजर एक चीज पर पड़ी। खुशी वहां चली गई। उसने जाकर देखा, वह बहुत प्यारा मंगलसूत्र था। उसे वो मंगलसूत्र बहुत पसंद आ गया। जब उसने उस मंगलसूत्र की प्राइस वह मंगलसूत्र की प्राइस सुनकर उसने और मंगलसूत्र नीचे रख दिया। तभी वहां खड़ी एक औरत ने कहा, औकात तो नहीं खरीदने की, पर चले आते हैं मुंह उठाकर। उसने वहां के मैनेजर से भी कहा, आप ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने देते हैं? मुझे तो लगता है ये पक्का चोर होगी, नहीं तो ये सेक्शन में आती है नहीं, क्योंकि यहां कोई भी चीज 1 लाख से कम की तो नहीं। उस औरत के बातें वहां खड़े रथु और कावेरी ने भी सुन ली। रथु और कावेरी दोनों खुशी के पास आए। कावेरी ने कहा, तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ बात कर रही हो और क्या कह रही हो उसे? इस बार औरत कहा, शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। अगर तुम्हें पता होता मैं कौन हूं तो तुम्हारी मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं होती। कावेरी को उस औरत के बात पर गुस्सा आया। कावेरी ने भी कहा, बताओ तुम कौन हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? उस औरत ने कहा, मैं इस मॉल के मैनेजर की वाइफ हूं। कावेरी इस सुनकर मुस्कुराई। कावेरी आगे कुछ कहने वाली थी, उससे पहले खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्यों इस औरत के मुंह लग रही हो? चलो यहां से, हमें नहीं कुछ खरीदना। खुशी कावेरी और रथु को वहां से बाहर लेकर गई। पीछे से उस औरत ने कहा, जाओ जाओ, खरीदने की तो औकात नहीं बढ़े आए। खरीदने वाले कावेरी को गुस्सा तो बहुत आया था, पर खुशी ने उसे रोक रखा था, इसलिए वह भी चुप बैठी। उसने कुछ नहीं कहा और आगे वाले सेक्शन में चली गई। इस सेक्शन मेंस वेयर का था। उस सेक्शन को देखकर खुशी को याद आया, उसने एक बार अरुण की एक शर्ट खराब कर ली थी। उसने सोचा कि अरुण के लिए एक शर्ट ले ले। वो आरथू और कावेरी को लेकर अंदर चली गई। वहां बहुत सारे अच्छे और डिजाइनर शर्ट थे। खुशी ने अरुण के लिए 2 शर्ट सिलेक्ट किए। वो उन दोनों का पेमेंट करने काउंटर पर आई। जब उसने शर्ट की प्राइस देखी तो बहुत ज्यादा थी। जब उसने सिलेक्ट किया था उसे लगाता है इतनी प्राइस नहीं होगी। खुशी ने कहा, इसकी तो प्राइस ज्यादा है, 10,000 एक शर्ट के मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। कावेरी ने कहा, तुम्हें थोड़ी ना तुम्हारी जेब से पैसे देने हैं, अरुण ने तुम्हें जो कार्ड दिया है ना उसका इस्तेमाल करो। मानसी ने कहा, फिर भी कुछ ज्यादा नहीं हो रही, मैं इसमें वहां ऐसी 4 शर्ट ले सकती हूं। खुशी ये बोली रही थी कि तभी वह औरत वहां भी आ गई। उस औरत ने कहा, अपनी औकात नहीं है तो इस मॉल में आई क्यों? और तुमने जो सेट उठाई है और तुम जैसे लोगों के लिए है ही नहीं, उसे हम जैसे लोग डिजर्व करते हैं, उसे मुझे दे दो। तुम जिसके लिए ले रही हो उससे ज्यादा वो मेरे पति पर सूट करेगी। यह सुनकर खुशी को गुस्सा आ गया। खुशी ने वह शर्ट पैक करने के लिए कहा। उस औरत ने कहा, एक शर्ट मुझे भी पसंद है, यह आप मुझे दे दो, मेरे पास यहाँ का वीआईपी कार है। खुशी ने कहा, आपको क्या लगता है बस आपके पास ही वीआईपी कार्ड है और मैं ये खरीद नहीं सकती? उस औरत ने कहा, बिल्कुल, तुम एक खरीद नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है और तुम जैसे छोटे लोगों के लिए यह मॉल बना नहीं है। यह शर्ट तुम्हारा पति बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें से मुझे ही दे दो। खुशी ने अपने बैग से अरुण ने दिया हुआ डेबिट कार्ड और उस मॉल का वीआईपी कार्ड दोनों भी बाहर निकाले। खुशी के हाथ में वीआईपी कार्ड देख उस औरत ने कहा, अबे वीआईपी कार्ड किसका चुरा लिया तुमने? एक बार इसे चेक तो कर लो, ये किसका? उस काउंटर पर खड़े लड़के ने खुशी के हाथ से वह कार्ड लिया और मशीन में डालकर देखा तो वह कार्ड था अरुण रायजादा का। इस नाम को देखकर उस लड़के को पसीना आने लगा। उसने कहा, यह कार्ड आपके पास कैसे? उस औरत ने कहा, किसका कार्ड है यह और तुम इतना घबराया हुए क्यों हो? उस लड़के ने कहा, अरुण रायजादा सर का। उस औरत ने कहा, क्या इसकी इतनी हिम्मत हो गई, इतने बड़े बिजनेसमैन का ही कार्ड चुरा लिया? तुम्हें कोई और नहीं मिला था, कार्ड चुराना ही था तो? कावेरी ने कहा, आप कुछ भी बोल रही हो, शायद आपको पता नहीं ये कौन है।
अगर इसका नाम सुनोगे तो शायद आपको थोड़ा गिल्ट महसूस होगा। उस औरत ने कहा, ऐसा क्या है इसके नाम में जो इसके नाम से तुम मुझे डरा रही हो? कावेरी ने कहा, इसका नाम है खुशी अरुण रायजादा। यह नाम सुनते ही वहां खड़े सब लोग डर गए। उन्होंने कहा, क्या कहा आपने? आप अरुण सर की वाइफ है। आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? हम इस औरत को आपको कुछ भी कहने से रोक देते हैं। खुशी ने कहा, मैं अपने नाम का इस्तेमाल करके आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर यह औरत ऐसे होने नहीं दे रही थी। कावेरी ने कहा, तुम अभी के अभी अपने मैनेजर को बुलाओ। अब इसका क्या करना है यह तो मैं तय करूंगी। उस औरत ने कहा, आप लोग झूठ बोल रहे हो। अरुण सर ने तो अभी तक शादी नहीं की, तो उनकी वाइफ कहां से आएगी? खुशी ने कहा, क्या मैं तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट लाकर दिखाऊं? तब तुम्हें यकीन होगा कि हम दोनों की शादी हो गई है। उस औरत ने कहा, सच में तुम्हारी अरुण के साथ शादी हो गई है तो अरुण को ही यहां बुलाओ, मैं भी देखना चाहती हूं कितना सच है। खुशी ने कहा, मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूं, इतने छोटे काम के लिए मैं उन्हें बुलाऊं? अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो करेगा वो यहां का बॉस करेगा। खुशी ने उस लड़के से कहा, जल्दी से यहां के बॉस को बुलाओ, अब मैं सीधे बॉस से बात करूंगी। उस लड़के ने कहा, फिलहाल बॉस तो नहीं आ सकते, आप हमारे मैनेजर से बात कर सकते हैं। मैं अभी उन्हें बुलाता हूं, वह यही है। खुशी ने कहा, ठीक है, तुम बुला लो उन्हें, मैं उनसे बात करती हूं। उस लड़के ने मैनेजर को बुलाकर लाया। उसने देखा उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी है। वह समझ गया उसने इसलिए कुछ तो कांड किया है। उसने आकर सीधे उससे कहा, अब तुमने क्या कर दिया? किसके साथ बदतमीजी की? मैं यहां मैनेजर हूं, मालिक नहीं, जो तुम आने वाले हर कस्टमर पर अपना रौब झाड़ती हो। कावेरी ने कहा, तो यह तुम्हारा हस्बैंड है, इसके पैसों पर ही तुम उड़ रही थी ना। अब हम लोग इसे नौकरी से निकलवा देते हैं, फिर देखते हैं क्या करती हो। मैनेजर ने कहा, प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए, मुझ पर बहुत सारा लोन है। इस औरत के कहने पर मैंने बहुत सारे बैंक से लोन ले रखा है। आप मुझसे जॉब से मत निकलवाना। आप उसके बदले जो चाहे वह कर सकता हूं, चाहे तो मैं इसे भी छोड़ सकता हूं। खुशी ने कहा, तुम्हारी वाइफ ने मेरी इंसल्ट की है तो मैं सजा उसे दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। खुशी ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, अब से तुम इस मॉल की साफ सफाई करोगी 2 महीने। उस औरत ने कहा, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगी। खुशी ने कहा, ठीक है, तो हम तुम्हारे पति को जॉब से निकलवा देते हैं और सब लोगों से कह देंगे कि कोई भी इन्हें काम ना दे। उस औरत ने कहा, नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, पर प्लीज आप ही नहीं, जॉब से मत निकलवाना। खुशी ने कहा, तो लग जाओ काम पर, आज से तुम्हारा काम शुरू हो गया है, समझो। खुशी ने उस लड़के से कहा, इसे झाड़ू लाकर देना, मैं भी देखना चाहती हूं कैसे काम करती है। वह लड़का वहां से चला गया और झाड़ू लेकर आ गया। उसने झाड़ू उस औरत के हाथ में दे दिया। खुशी ने कहा, लग जाओ काम पर। इतना कहकर वहां से खुशी निकल गई। कावेरी ने कहा, तुमने अच्छा सबक सिखाया। उस औरत को बहुत घमंड था उसको, उसके पति का मैनेजर होने से। वह 3 मॉल से नीचे आ गए। मॉल में जो भी हुआ था वह बात अरुण तक भी पहुंच गई। अरुण ने उस मॉल के मालिक से इस बारे में बात की। मालिक ने कहा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद इसकी खबरदारी लूंगा। अरुण ने कहा, यही अच्छा होगा, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मालिक ने कहा, मैं अच्छे से खबरदारी लूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां खुशी, कावेरी और रथु पार्किंग में आ गए थे। कुछ ऐसी पार्टी में आ गई। कावेरी ने उनके हाथों में एक एक बैग पकड़ा दिया और कहा, मैंने ये आप दोनों के लिए लिया है, इसे घर जाकर खोलना, तुम दोनों को बहुत पसंद आएगा, पर घर जाकर ही खोलना। खुशी ने कहा, ऐसा क्या है इसमें जो हमें घर जाकर एक होना होगा? कावेरी ने कहा, सरप्राइज है, तुम दोनों के लिए मेरी बात मानना और घर जाकर खोलना दोनों को अच्छा लगेगा। ड्राइवर भी गाड़ी लेकर उन तीनों के पास आ गया। उसने देखा खुशी के हाथ में सिर्फ 2 ही बैग है। उसने कहा, मैम आपको कुछ भी पसंद नहीं आया? आपने बहुत कम शॉपिंग कर ली है। खुशी ने कहा, मुझे जो लेना था वह मैंने ले लिया। ड्राइवर ने कहा, अब आपको कहां जाना है? कावेरी ने कहा, हमें किसी अच्छे होटल में लेकर चले, बहुत भूख लगी है, घर जाने तक का वेट नहीं हो सकता। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, मैं आपको पास वाले रेस्टोरेंट में ही लेकर जाता हूं।
सब लोग गाड़ी में बैठ गए। कावेरी ने ड्राइवर को पास वाले रेस्टोरेंट का एड्रेस बताइए और वह गाड़ी लेने के लिए कहा। कावेरी ने आशीष को भी मैसेज करके बता दिया वह दोनों कहां जा रहे हैं। कुछ ही देर में वह लोग रेस्टोरेंट के बाहर थे। वह सब लोग गाड़ी से नीचे उतर गए, रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वो जाकर एक टेबल पर बैठ गए। तभी उनके पास आशीष आकर बैठ गया। आशीष कुमार देखकर खुशी और रथु दोनों शॉक हो गए। खुशी ने कहा, डॉक्टर आशीष, आप यहां ऐसे एकदम से? आशीष ने कहा, मुझे रथु से कुछ बात करनी है इसलिए मैं यहां आया हूं। खुशी ने कहा, ठीक है, आप बात कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रथु ने कहा, पर मुझे नहीं, किसके साथ बात करनी? इतना कहकर वो वहां से उठी और चली गई। आशीष भी उसके पीछे पीछे चला गया। आशीष ने जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे एक रूम में लेकर गया। उस रूम में पूरा अंधेरा था। रथु ने कहा, ये आप मुझे कहां लेकर आ गए हैं? रथु अंधेरे से डर गई और आशीष से चिपक गई। आशीष ने कमरे की लाइट ऑन की। कमरा पूरी तरह डेकोरेट किया गया था। आशीष अब सेवा से लेकर पुल साइड पर गया। जगह उनके डिनर का इंतजाम किया गया था। उस पुल साइड को भी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। रथु बस यह सब देखती रह गई। रथु ने कहा, यह सब क्या है? क्या आपने यह सब मेरे लिए किया है? आशीष ने कहा, तुम मुझसे रूठ गई थी इसलिए मैंने सब तुम्हारे लिए ही किया है। आओ, आकर चेयर पर बैठ जाओ, डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रथु ने कहा, मुझे नहीं आना और मुझे नहीं खाना आपके साथ खाना, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। आशीष ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर अपना गुस्सा खाने पर तो मत निकालो। खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रथु को भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए रथु आकर चेयर पर बैठ गई। आशीष रथु के पास आकर बैठ गया। उसने रथु के प्लेट में खाना सर्व किया। उसने चम्मच में एक निवाला लिया और वह रथु को खिलाने लगा। पहले तो रथु ने आशीष के हाथ के खाने के लिए मना किया, पर आशीष के बहुत कहने पर उसने आशीष के हाथ से खाना खाया। आशीष ने उसे खाना खिलाते हुए कहा, अब गुस्सा छोड़ दो, मैंने वो सब तुम्हें बस किसी मकसद से कहा था, पर तुम्हें वो समझ में नहीं आया। रथु ने कहा, क्या कहना चाहते थे आप? आशीष ने अपनी जेब से एक बॉक्स बाहर निकाला और उसमें रखी रिंग भी निकाली और उससे कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? रथु ने कहा, क्या सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? आशीष ने कहा, सच में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रथु ने कहा, मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारे बात पर? आशीष ने कहा, चलो एक बच्चे को जन्म दे देते हैं, इससे तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा ना। रथु ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? बच्चा, वह भी इतनी जल्दी? आशीष ने कहा, तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है, मुझे पता है तुम संभाल लोगी। रथु ने कहा, पर हम दोनों ने शादी कर ली तो हॉस्पिटल वाले हम सोनों को हॉस्पिटल में थोड़े रखेंगे। आशीष ने कहा, एक को तो रखेंगे ना। रथु ने कहा, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, ये मेरा ड्रीम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आशीष ने कहा, तुम्हें किसने कहा है छोड़ने के लिए? मैं छोड़ दूंगा, हर बार लड़कियों को ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? रथु ने कहा, आप हमारे रिलेशन के लिए सच में यह जॉब छोड़ देंगे? आशीष ने कहा, सच में मैं जॉब छोड़ने वाला हूं, फिक्र मत करो, तुम्हारे जॉब पर अच्छा भी नहीं आएगी। लोगों का हम दोनों के बारे में पता चले उससे पहले ही मैं जॉब छोड़ दूंगा। रथु ने कहा, अगर आप यह जॉब छोड़ेंगे तो आपका गुजारा कैसे होगा? आशीष ने कहा, मुझे लगता है तुम अभी तक मैं कौन हूं ये जानती ही नहीं हूं, नहीं तो तुम ऐसी बातें नहीं करती। अगर मैं ये जॉब छोड़ भी दूं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं इस जॉब से कहीं ज्यादा कमाता हूं। ये बस मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैंने अपने सपने को पूरे 3 साल तक पूरा किया है, इसलिए अब मैं छोड़ रहा हूं और अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा हूं। रथु ने कहा, वैसे तुम फैमिली बिजनेस में कितना कमाते हो? रथु को लगा आशीष का फैमिली बिजनेस छोटा सा होगा, इसलिए उसने यह सवाल पूछा। आशीष ने कहा, करोड़ों महीने के। रथु ने यह सुनकर, करोड़ों महीने के, ये तो बहुत ज्यादा है। आशीष ने कहा, ज्यादा तो है, पर मैं इसका इस्तेमाल के लिए ज्यादा नहीं करता हूं, चैरिटी ट्रस्ट में दे देता हूं। रथु ने कहा, तो फिर यह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ करना भी रहे हो और दूसरों को पाल भी रहे हो। आशीष ने कहा, इसमें बहुत खुशी होती है, कभी तुम भी अपने पैसों में से कुछ पैसे लोगों के लिए खर्च करके देखो, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। रथु ने कहा, मैं इतना ज्यादा पैसे नहीं कमाती हूं जो डोनेट कर पाऊं।
आशीष ने कहा, मेरे पैसे भी तुम्हारे पैसे तो है, तुम उस पैसों को डोनेट कर देना। रितु ने कहा, आप जब आपके पैसे मुझे देंगे तभी तो मैं डोनेट कर पाऊंगी ना। आज मैं मांगने आए तो आपने तो दिए नहीं। आशीष ने कहा, लगता है तुमने मॉल में शॉपिंग नहीं की, इसलिए तुम्हें पता नहीं। अपना वॉलेट तो खोल कर देखो एक बार। अर्थू ने अपना वॉलेट खोल कर देखा तो उसमें एक कार था और कार के साथ एक पेपर का टुकड़ा भी था। पेपर पर लिखा था, इस कार्य का पासवर्ड मेरी बर्थ डेट। अर्थू ने कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं शॉपिंग कर पाती ना मॉल में। अगर मुझे पहले पता होता मेरे पास कार्ड है। आशीष ने कहा, अगर थोड़ा भी शॉपिंग करती तो तुम्हें पता चल जाता। तुम्हारे पास में कार्ड है। एक मिनट रुको, तुमने शॉपिंग नहीं की तो शॉपिंग में तुम्हारे पास कैसे हैं? क्या तुम देखकर भी अनदेखा कर रही थी इस कार्ड को? आर्थू ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या शॉपिंग बैग तो हमें कावेरी ने दिया है गिफ्ट में। आशीष ने कहा, जरा खोलकर तो दिखाओ, क्या दिया है मेरे बहना ने तुम्हें? रितु उस पार्सल को खोलने लगी। रितु ने उस पार्सल को खोला तो उसने देखा अंदर एक सेक्सी नई ड्रेस था। उसने बाहर निकलकर देखा तो वह देखकर उसने जल्दी से उसे छुपा दिया। आशीष ने कहा, छुपा क्यों रही हो, दिखाओ मुझे। इतना कहकर उसने उसके हाथों से वह ड्रेस छीना और देखा सेक्सी नाइट ड्रेस था। आशीष ने कहा, जाओ इसे जाकर ट्राई करो, मैं भी देखना चाहता हूं कैसी दिखती हो तुम ऐसे ड्रेस में। रथु ने कहा, मैं इसे पहनने वाली नहीं हूं, बल्कि इसे अभी जाकर कावेरी को लौट आने वाली हूं। यह भी क्या कोई गिफ्ट देने की चीज है? आशीष ने कहा, ऐसे क्यों कह रही हो? देखो तो उसने कितने प्यार से दिया है। एक बार तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो 10,000 का है, और अगर तुमने पहना नहीं तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। जाओ जाकर मेरे लिए एक बार ट्राई कर दो। अर्थू नई नामें सिर्फ खिलाइए, आशीष ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बस एक बार मेरे लिए पहन लो। आशीष के इतने कहने पर जो तूने जाकर और ड्रेस ट्राई कर लिया, पर उस ड्रेस में उसके बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह पूरा ड्रेस ट्रांसपेरेंट था, जैसे कि अंदर कुछ पहना ही ना हो। रथु को ड्रेस में बाहर आने में बहुत शर्म आ रही थी। आशीष ने कहा, हुआ या नहीं, तुम्हारा बाहर आ रही हो या नहीं, या मैं अंदर आ जाऊं? रथु ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आ रही हूं। उसके बगल में पड़ा तो लिया, उठाया और उसे उस ड्रेस के ऊपर लपेटा, फिर और बाहर आ गई। आशीष ने उसे इसे देखकर कहा, यह क्या है ड्रेस के ऊपर? कौन तौलिया लपेटता है? हटावो इस तौलिया को। आर्थू ने कहा, नहीं हटाने वाली इसे, मैं इस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल हूं। आशीष रथु के पास आया और उसने उस तौलिया को निकाल दिया। तो लिया को निकालने के बाद आशीष रथु की फिगर देखकर बस देखता ही रह गया। ऐसा नहीं था कि आशीष पहले बाहर रथु की फिगर देखा था, पर उस ड्रेस में उसकी फिगर और भी खूबसूरत लग रही थी। आशीष ने कहा, क्या लग रही हो यार? आशीष को अपने और ऐसे देखते देखकर रथु ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? मुझे शर्म आ रही है। आशीष ने कहा, शर्म को मारो गोली, और उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। आर्थू ने कहा, नहीं आप मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। आशीष ने कहा, तुम्हें ऐसे देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस कुछ ही देर में तुम्हें फ्री कर दूंगा। आर्थू ने कहा, हर बार आप इसे कहते हो और पूरा 1 घंटा लगाते हो और बाजू हटने का नाम ही नहीं लेते। आशीष ने कहा, तुम भी तो एंजॉय करती हो। रथु ये सुनकर चुप हो गई। आशीष ने फिर रथु को किस करना शुरू कर दिया। दोनों एंटीमेट हो गए। यहां खुशी और कावेरी ने डिनर कर लिया था। ड्राइवर ने पहले कावेरी को उसके घर छोड़ा, उसके बाद खुशी को लेकर मेंशन आया। अब करीब रात के 9 बजे थे। खुशी गाड़ी से उतरकर सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। अरुण अभी तक घर नहीं आया था। खुशी जो भी सामान खरीद कर लाई थी मॉल से, वह खोलकर देखने लगी। उसे उनमें सबसे ज्यादा अरुण की शर्ट पसंद आई थी। उसने उस शर्ट को फिर से एक बार देखा और कहा, इन्हें भी पसंद आनी चाहिए। अभी खुशी की नजर कावेरी ने दी हुई बॉक्स खुली, उसे खोलकर देखा उस बॉक्स के अंदर क्या है। जब उसने बॉक्स में रखी ड्रेस हाथ में ले तो उसे देखकर शॉक हो गई और उसने कहा, यह क्या है, क्या दिया है? वह इतना कह रही थी कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने जल्दी से वो ड्रेस अपने पीछे छुपाई। अरुण ने उसे ड्रेस छुपाते हुए देख लिया। उसने कहा, क्या हुआ, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? खुशी ने लड़खड़ाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कह कुछ भी तो नहीं,
भला मैं क्या छुपाऊंगी आपसे। इतना कहते हुए वह वैसे ही बाथरूम की ओर जाने लगी। अरुण ने कहा, सच में कुछ नहीं छुपा रही तो तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? खुशी ने कहा, मैं कहां भाग रही हूं, मैं तो वॉशरूम जा रही हूं। आशीष ने कहा, छुपा क्यों रही हो, दिखाओ मुझे। इतना कहकर उसने उसके हाथों से वह ड्रेस छीना और देखा, सेक्सी नाइट ड्रेस था। आशीष ने कहा, जाओ इसे जाकर ट्राई करो, मैं भी देखना चाहता हूं कैसी दिखती हो तुम ऐसे ड्रेस में। रथु ने कहा, मैं इसे पहनने वाली नहीं हूं, बल्कि इसे अभी जाकर कावेरी को लौट आने वाली हूं। यह भी क्या कोई गिफ्ट देने की चीज है? आशीष ने कहा, ऐसे क्यों कह रही हो, देखो तो उसने कितने प्यार से दिया है। एक बार तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, देखो 10,000 का है, और अगर तुमने पहना नहीं तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। जाओ जाकर मेरे लिए एक बार ट्राई कर दो। और तू नैना में सिर्फ खिलाइए, आशीष ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बस एक बार मेरे लिए पहन लो। आशीष के इतने कहने पर जो तूने जाकर और ड्रेस ट्राई कर लिया, पर उस ड्रेस में उसके बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह पूरा ड्रेस ट्रांसपेरेंट था, जैसे कि अंदर कुछ पहना ही ना हो। रथु को ड्रेस में बाहर आने में बहुत शर्म आ रही थी। आशीष ने कहा, हुआ या नहीं, तुम्हारा बाहर आ रही हो या नहीं, या मैं अंदर आ जाऊं? रथु ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आ रही हूं। उसके बगल में पड़ा तो लिया, उठाया और उसे उस ड्रेस के ऊपर लपेटा, फिर और बाहर आ गई। आशीष ने उसे इसे देखकर कहा, यह क्या है, ड्रेस के ऊपर कौन तौलिया लपेटता है, हटाओ इस तौलिया को। आर्थू ने कहा, नहीं हटाने वाली, इसे मैं इस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल हूं। आशीष रथु के पास आया और उसने उस तौलिया को निकाल दिया। तौलिया को निकालने के बाद आशीष रथु की फिगर देखकर बस देखता ही रह गया। ऐसा नहीं था कि आशीष पहले बाहर रथु की फिगर देखा था, पर उस ड्रेस में उसकी फिगर और भी खूबसूरत लग रही थी। आशीष ने कहा, क्या लग रही हो यार? आशीष को अपने और ऐसे देखते देखकर रथु ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो आप, मुझे शर्म आ रही है। आशीष ने कहा, शर्म को मारो गोली, और उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। प्रणाम जल्दी से खुशी के पास आया और उसने खुशी के हाथ में जो ड्रेस था उसे खींच लिया और कहा, तो तुम मुझसे ये छुपा रही थी उसे, मुझे भी देखने दो, क्या चीज है ये? अरुण ने वह ड्रेस खोलकर देखा। खुशी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। खुशी खुद के मन में कह रही थी, इस कावेरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या सोच रहे होंगे अरुण सर मेरे बारे में, कैसी लड़की है? अरुण ने खुशी को शर्माते हुए देखकर कहा, यह ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदी है ना, तो जाओ इसे जाकर पहन कर आओ। खुशी ने कहा, यह बहुत टपतली है, मैं इसे नहीं पहन सकती। अरुण ने कहा, पर मुझे देखना है यह ड्रेस तुम पर कैसे लगती है, जाओ जाकर इसे अभी पहन कर आओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। खुशी वो ड्रेस लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। उसके पास अब कोई चारा नहीं था और वह अरुण को नाराज भी नहीं करना चाहती थी, पर वह कर कावेरी को छोड़ने वाली नहीं थी। खुशी जाकर वह ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। उसने अपने हाथों से अपने बॉडी को कवर करके रखा था। अरुण ने खुशी को देखा और बहुत ही सेक्सी लग रही थी। अरुण खुशी की तरफ गया और उसने कहा, अपने बॉडी को क्यों कवर करके रखा है, मैंने तो पहले देख लिया है, जो देखना अब कवर करके क्या फायदा। अरुण ने खुशी के हाथ बॉडी से हटाए और उसे निहारने लगा। अरुण ने खुशी के कमर में हाथ डाले और उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, ऐसे ड्रेस मेरे लिए हर रोज पहना करो, इस ड्रेस में तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, मुझे तुम्हारा यह सेक्सी लुक पसंद आया। इतना कहकर उसने खुशी को किस करना शुरू कर दिया। खुशी ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं, आपको शावर नहीं लेना क्या? अरुण ने कहा, चलो साथ में चलकर लेते हैं। इतना कहकर उसने खुशी को अपने बाहों में उठाया और उसे बाथरूम में लेकर गया। अरुण ने खुशी को बाथ टब में लिटाया और वो भी बाथ टब में चला गया। अरुण खुशी को बाथ टब में किस करने लगा। खुशी भी अरुण का पूरा साथ दे रही थी। उनका बाथरूम में रोमांस चल रहा था, तभी बाहर किसी ने दरवाजा नॉक किया। खुशी ने अरुण को खुद से दूर किया और कहा, जाइए जाकर देखिए कौन है। अरुण ने कहा, मैंने कपड़े नहीं पहने, तुम जाकर देखो कौन है। खुशी ने कहा, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, आप ही जाकर देखें कौन है। अरुण ने कहा, कौन है, पूरा मूड खराब कर दिया। अरुण ने बाथ टब से आवाज दी, कौन है? बाहर से दादी जी की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं हूं। दादी की आवाज सुनकर अरुण जल्दी से बाथ टब से उठा और उसने बाथरोब पहन लिया।
अरुण ने जाते जाते खुशी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं फिर आ रहा हूं, कहीं भी जाने की कोशिश मत करना यहां से। खुशी ने कहा, मैं इतनी देर बाथरूम में क्या करूंगी? अरुण ने जाते जाते कहा, मेरे आने का इंतजार, आने के बाद और फन करेंगे। मैं आज तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना चाहता हूं, आगे चलकर हम ये नहीं कर पाएंगे बेबी की वजह से। अरुण खुशी से बात कर रहा था, तभी फिर से दादी जी की आवाज आई। अरुण जल्दी से बाहर चला गया। अरुण ने जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा दरवाजे पर आदित्य और दादी जी खड़े हैं। अरुण ने कहा, क्या काम था आपको? क्या आप कल सुबह नहीं आ सकते थे? इतनी रात को आए हैं। आदित्य ने कहा, केवल 9:15 हुए हैं, क्या हम इतनी जल्दी सो गए थे? अरुण ने कहा, मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसलिए कह रहा हूं, क्या आप कल सुबह नहीं आ सकते? आदित्य ने कहा, लगता है हम लोगों ने आप दोनों को डिस्टर्ब कर लिया, पर क्या कर सकते हैं, बात ही कुछ ऐसी थी। अरुण ने कहा, बोलो क्या बात थी? आदित्य ने कहा, हम लोगों को कंपनी के शेयर होल्डर की लिस्ट चाहिए थी कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, उन्हें एंगेजमेंट का इनविटेशन देना है। अरुण ने जल्दी से एक फाइल लाकर आदित्य को दी और कहा, ये लो तुम्हारे मतलब की चीज, और अब जाओ यहां से, मुझे डिस्टर्ब मत करना। दादी जी ने कहा, वह प्रेग्नेंट है, उसे ज्यादा परेशान मत करना। इतना कहकर दादी जी आदित्य को वहां से लेकर गई। अरुण ने जल्दी से दरवाजा लगा लिया और वह फिर बाथरूम में आ गया। उसने जल्दी से बाथरोब निकालकर फेंक दिया और फिर से खुशी के पास बाथ टब में चला गया। खुशी अभी भी बाथ टब में बैठी हुई थी। वो उठकर भी जाती तभी अरुण उसे लेकर ही आता। अरुण ने खुशी को जाकर किस करना शुरू कर दिया। दोनों एकदम पैशन के साथ एक दूसरे को किस करने लगे। अरुण खुशी को पूरी तरह सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा था। दोनों का बाथरूम रोमांस 1 घंटे तक चला। जब खुशी और अरुण दोनों भी थक गए, तभी एक दूसरे से अलग हो गए। अरुण ने खुशी को अपनी गोद में लिया और उसके कान के पास कहा, क्या तुम सेटिस्फाइड हो या फिर से करूं? खुशी ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले मुझे बहुत थका दिया है, इतना थका दिया है कि नहाने का भी मन नहीं हो रहा। अरुण ने कहा, तो मैं नहला देता हूं तुम्हें आज। इतना कहकर उसने शावर ऑन किया। उसने शावर से खुशी की पूरी बॉडी गीली की। उसके बाद वो खुशी के बॉडी पर शावर जल लगाने लगा। शावर जल लगाते हुए प्रणाम की उंगलियां खुशी के बॉडी पर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो खुशी को फिर से अनकंफर्टेबल करने लगी। अरुण के हाथ धीरे धीरे खुशी के प्राइवेट बॉडी पार्ट को शावर गेल लगाने लगे। जब अरुण खुशी के प्राइवेट पार्ट को जेल लगा रहा था, खुशी की सिसकियां निकल पड़ी। अरुण को भी यही चाहिए था। उसने खुशी के उन अंगों को सहलाना शुरू कर दिया। खुशी की सिसकियां और तेज होने लगी। उसे अब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने पर्व को अपनी ओर खींचा और उसने कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। अरुण भी उसने किस करने लगा। वो अपने हाथ मासी के बॉडी पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए चला रहा था। उस दिन हाथ रोक ले और उसने भी खुशी को कसकर पकड़ लिया। फिर से दोनों एक दूसरे की ऊपर आने लगे। जब दोनों भी थक गए, फिर से एक दूसरे से अलग हो गए। इस बार अरुण और खुशी बाथ टब के अपोजिट साइड पर पीठ टीकाकरण बैठे थे। दोनों भी बहुत थके हुए लग रहे थे। अरुण ने खुशी से कहा, इस बार तो तुमने मुझे बहुत थका दिया। अब जल्दी से शावर ले लो और बाहर चलो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। हम 2 घंटे से पानी में हैं, पानी भी अब ठंडा हो गया है। खुशी ने कहा, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है शावर लेने की, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं शावर लेने में? अरुण ने कहा, ठीक है, यहां आ जाओ, मैं तुम्हें शावर देता हूं। खुशी जाकर अरुण के गोद में बैठे गई। अरुण ने शावर ऑन किया और वह खुशी के बॉडी को साफ करने लगा। जब उसने खुशी को अच्छे से साफ किया, उसने खुद भी शावर लिया और खुशी को बाहर जाने के लिए कहा। इतनी देर उसका बाथटब में बैठना सही नहीं था। खुशी बाथरूम से बाहर चली गई। उसने बाहर जाकर अपने कपड़े पहन लिए हैं। अरुण भी शावर लेकर बाहर आ गया और उसने भी कपड़े पहन लिए। खुशी ने तब तक दोनों को सोने के लिए बेड सेट कर दिया। अरुण खुशी के पास आ गया और खुशी को आंखें बंद करने के लिए कहा। खुशी ने कहा, मैं बहुत थक गई हूं, अब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है, सो जाते हैं ना? अरुण ने कहा, बस एक बार अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा।
खुशी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अरुण ने अपने जेब से कुछ बाहर निकाला और खुशी के गले में पहना दिया। उसने खुशी को ले जाकर आईने के सामने खड़ा किया और खुशी से कहा, अब अपनी आंखें खोलो। खुशी ने अपनी आंखें खोली और खुद को आईने में देखा तो उसके गले में एक मंगलसूत्र था, और वो भी वही जो उसने मॉल में देखा था और उसे पसंद आया था। खुशी ने अरुण से कहा, ये आपने कब खरीदा और आपको कैसे पता ये मुझे पसंद आया था? अरुण ने कहा, मैंने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था। इस मंगलसूत्र को लेकर उस औरत और तुम्हारे बीच में झगड़ा हो रहा था। मैंने उसके मैनेजर से कहकर इसे पैक करवाया तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें पसंद आ गया? खुशी ने कहा, यह मुझे पहले पसंद आ गया था, पर इसकी प्राइस 1 लाख से ऊपर थी, इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा। अरुण ने कहा, मैंने तुम्हें शॉपिंग करने के लिए अपना कार्ड दिया था ना, फिर तुमने क्यों शॉपिंग नहीं की? खुशी ने कहा, वह बहुत महंगा था इसलिए मैंने खरीदा नहीं, बाकी शॉपिंग की है ना मैंने। अरुण ने कहा, दिखाओ क्या क्या खरीदा है, मैं भी तो देखूं। खुशी ने कहा, सुबह दिखाती हूं ना, अभी मैं बहुत थक गई हूं। अरुण ने कहा, मुझे बता दो कहां है, मैं खुद देख लूंगा। खुशी ने टेबल की तरफ उंगली करते हुए कहा, टेबल पर रखा है, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए और मुझे सोने दीजिए। अरुण ने कहा, बस 2 ही बैग। इतना कहकर वो टेबल की तरफ गया। उसने एक बैग खोलकर देखा, उसमें एक ड्रेस और अंडरगारमेंट थे। अरुण ने दूसरा बैग खोला, उसमें 2 शर्ट थे। अरुण ने कहा, क्या यह शर्ट तुमने मेरे लिए खरीदे हैं? खुशी ने कहा, मैंने ये शर्ट आपके लिए ही खरीदे हैं, और किसके लिए खरीदूंगी? अरुण ने शर्ट उठाकर देखा और कहा, चॉइस तुम्हारी अच्छी है, मैं इसे कल पहनकर ऑफिस जाऊंगा। अरुण ने शर्ट प्राइस देखी और खुशी के अंडरगारमेंट पर भी प्राइस देखी और कहा, तुमने अपने लिए तो 2000 की शॉपिंग की है। मानसी ने कहा, मुझे यही लेना था, वह मैंने ले लिया। अरुण ने कहा, ठीक है, कल तुमने छुट्टी ले ली है ना, मैं कल तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूं। खुशी ने कहा, मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली, आप जहां कहेंगे वहां जाएंगे, बस आप मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गई हूं। अरुण ने कहा, ठीक है, सो जाओ, अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरुण भी जाकर खुशी के बगल में लेट गया और उसे हग कर कर सो गया। अगली सुबह अरुण खुशी से पहले उठ गया। वह जाकर रेडी हो गया। उसने आकर खुशी को उठाया और कहा, जल्दी उठा, हमें बाहर जाना है। खुशी ने घड़ी में वक्त देखा तो 8 बज गए थे। खुशी जल्दी से उठी। अरुण ने कहा, तुम जाओ, जाकर शावर ले लो, तब तक मैं आदित्य को ऑफिस का काम समझा कर आता हूं। अरुण इतना कहकर वहां से आदित्य के कमरे की तरफ चला गया। उसने जाकर देखा, आदित्य बालकनी में खड़ा था। परमव आदित्य के पास गया। अरुण ने देखा, आदित्य की आंखों में आंसू थे। अरुण ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आदित्य अरुण के गले लग गया और कहा, भाई, मेरी कल सगाई है, पर मुझे ये सगाई नहीं करनी है। मैं अभी तक कावेरी को भूल नहीं पाया हूं और मुझे नहीं लगता मैं आगे चलकर भी उसे भूल पाऊंगा। कैसे मैं किसी की जिंदगी खराब करूं? अरुण ने कहा, वह तो तुम्हें चाहती नहीं है, तो तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, तुम्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी। आदित्य ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की उसे भुलाने की, पर उसका ख्याल मेरे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं मैं? अरुण ने कहा, तुम एक काम कर लो, तुम डॉ अनीता को लेकर बाहर घूमने जाओ, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हें कावेरी को भूलने में आसानी होगी। आदित्य ने कहा, अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा भी कर देखता हूं, क्या होता है? मैं डॉक्टर अनीता को हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए कहता हूं और उसे लेकर हमारे फार्म हाउस जाता हूं। अरुण ने कहा, हम भी फार्म हाउस ही जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ ही आता हूं, हम जाते जाते डॉ अनीता को पिक कर लेंगे, मैं उसे कॉल करके रेडी रहने को कहता हूं। अरुण ने कहा, तो जल्दी से रेडी हो जाओ। आदित्य ने कहा, आप यहां क्यों आए थे, क्या कुछ काम था? अरुण ने कहा, काम तो था, पर जाने दो, मैं किसी और से कह देता हूं। आदित्य ने कहा, ठीक है भाई, मैं रेडी होकर आता हूं। अरुण वहां से अपने कमरे में चला गया। आदित्य ने डॉक्टर अनीता को कॉल किया। अनीता अभी हॉस्पिटल में थी। आदित्य ने कहा, क्या तुम फ्री हो? अनीता ने कहा, फ्री हूं, बोले क्या बात है? हूं, आदित्य ने कहा।
क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो? अनीता ने कहा, आपके साथ अकेले? आप कुछ करोगे तो नहीं ना? आदित्य मुस्कुराया और आदित्य ने कहा, हम अकेले नहीं जा रहे हैं, भैया और भाभी भी हमारे साथ हैं। अनीता ने कहा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ सकती हूं। आदित्य ने कहा, तो फिर रेडी रहना, हम तुम्हें रास्ते में पिक कर लेंगे। अनीता ने कहा, ठीक है। आदित्य ने कॉल रख दिया। आदित्य जल्दी से शावर लेने चला गया। वो जल्दी शावर लेकर आ गया, रेडी होकर नीचे चला गया। खुशी और अरुण भी रेडी होकर नीचे आ गए थे। आदित्य ने उन दोनों से कहा, आप दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया? अरुण ने कहा, नहीं, हम ब्रेकफास्ट बाहर कर रहे हैं, हमारे जगह पर। क्या तुमने डॉक्टर अनीता को रेडी रहने के लिए कहा है? आदित्य ने कहा, हाँ, मैंने उसे कॉल करके रेडी रहने के लिए कहा है, वो रेडी है। अरुण ने कहा, तो चलो निकलते हैं। आदित्य ने कहा, हाँ चलो, वैसे भी हम लेट हो गए हैं, वहां सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है। वह तीनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। खुशी ने कहा, मुझे भूख लगी है। अरुण ने कहा, बस कुछ देर वेट करो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह खाना खाने के लिए लेकर जा रहा हूं। आदित्य ने कहा, भाभी, आप भी वहां का ब्रेकफास्ट खाओगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है वहां। उन लोगों ने जाते जाते अनीता को पिक कर लिया। अनीता आकर गाड़ी में बैठ गई। अरुण और आदित्य आगे बैठे थे, खुशी और अनीता पीछे बैठी थी। अनीता ने खुशी से कहा, हम लोग कहां जा रहे हैं? खुशी ने कहा, अभी तक मुझे ही नहीं पता हम लोग कहां जा रहे हैं। आदित्य ने कहा, हम लोग आप दोनों को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर जा रहे हैं, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। अनीता ने कहा, मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है, मुझे भूख नहीं है। आदित्य ने कहा, तो तुम थोड़ा खाना। कुछ ही देर में वह लोग एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गए। वह चारों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। आदित्य ने चारों के लिए ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में उनका ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट को अपने सामने देखकर खुशी ने कहा, आप लोग ये खाने के लिए घर से बाहर आए हैं, मैं तो आपको ये घर पर ही बना कर देती। आदित्य ने कहा, क्या भाभी आपको वड़ा पाव बनाना आता है? खुशी ने कहा, आपको पता है ना, मैं मुंबई से हूं और मुझे वड़ा पाव बनाना ना आता हो, ऐसा हो सकता है। अरुण ने कहा, तुम एक बार इस वड़ा पाव को खाकर देखो, फिर मुझे बताना तुम्हें कैसे लगा। खुशी ने वड़ा पाव की एक बाइट ली। उसे वो वड़ा पाव पसंद आया। उसने कहा, यह बहुत टेस्टी है, आप उनको बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना पसंद आया। आदित्य ने कहा, वड़ा पाव बनाने वाला जो शख्स है वो महाराष्ट्र से है। खुशी ने कहा, तभी इतने अच्छे टेस्ट आई हैं, अगर वड़ा पाव के साथ चाय होती तो और मजा आता। खुशी ने बस इतना कहा। यह था कि उसके सामने एक वेटर तंदूरी चाय लेकर आ गया। खुशी ने कहा, यह हुआ ही ना बात। उसने जल्दी से चाय का कप उठाया और उसकी सुर्खियां लेने लगी। खुशी को इतना खुश देखकर अरुण के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनीता खुशी खाते हुए इतना खुश देखकर उसने भी अपने प्लेट में से एक वड़ा पाव उठा लिया। अनीता ने भी वड़ा पाव की एक बाइट ली, उसे भी बहुत पसंद आया। अनीता ने कहा, यह तो बहुत टेस्टी है। आदित्य ने कहा, हमें पता था कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अनीता ने कहा, इस ब्रेकफास्ट के लिए आपका शुक्रिया। अरुण ने कहा, अगर आप लोगों का हो गया हो तो क्या हम आगे चलें? खुशी ने कहा, क्या हम वड़ा पाव पार्सल ले सकते हैं? आदित्य ने कहा, ले तो सकते हैं, पर ठंडे होने के बाद उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा हम ब्रेड ले लेते हैं, आप वहीं जाकर बना लेना जहां हम जा रहे हैं। खुशी ने कहा, ठीक है, तो हम लोग ब्रेड ले लेते हैं, वहां जाकर बनाएंगे। सब लोग ब्रेकफास्ट करके वहां से फार्म हाउस के लिए निकल गए। अनीता ने कहा, हम लोग कहां जा रहे हैं, क्या बताएंगे हमें? आदित्य ने कहा, वहां जाने के बाद तुम्हें पता ही चल जाएगा हम कहां जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। यह सुनकर अनीता ने अपने कान में हेडफोन डाले और खुशी पीछे सीट पर सर टीकाकर सो गई। सब लोग कुछ ही देर में फार्म हाउस के बाहर खड़े थे। अनीता ने जैसे फार्म हाउस आया, खुशी को उठाया। खुशी ने आधे घंटे की अच्छी नींद ली थी, वह थोड़ा फ्रेश लग रही थी। खुशी गाड़ी से उतर गई। खुशी ने सामने देखा तो उसके सामने एक कांच का विला था। खुशी ने कहा, क्या यह सच में कांच का है? अरुण ने कहा, यह सच में कांच का है। खुशी ने कहा, तो इसके अंदर का सब बाहर दिखता होगा। अरुण ने कहा, हाँ,
इसके बाहर का अंदर का सब बाहर दिखता है, पर अगर हम चाहे तो इसे कलरफुल वॉल में भी कर सकते हैं। खुशी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हो? अरुण ने कहा, यह कोई सिंपल ग्लास नहीं है, इंपॉर्टेंट ग्लास है। इससे हम इस ग्लास का कलर चेंज कर सकते, जिससे अंदर का कुछ भी बाहर नहीं दिखेगा और बाहर से किसी को भी अंदर का कुछ नहीं देखेगा। खुशी ने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे अंदर जाकर देखना है। अनीता ने कहा, मुझे भी देखना है, सच में ऐसा भी होता है। आदित्य ने कहा, तो फिर चलो अंदर, हम आप दोनों को भी दिखा देते हैं ये सच में है या नहीं। अरुण और आदित्य खुशी वाला अनीटाप को लेकर अंदर चले गए। अंदर जाकर एक रिमोट उठाया और वह ग्लास के कलर चेंज करने लगा। खुशी बस देखती रह गई, वह वॉल सच में कलर चेंज कर रही थी। अरुण ने कहा, यह रात के वक्त और भी खूबसूरत दिखती है। खुशी ने अरुण से कहा, क्या हम आज रात रुक सकते हैं देखने के लिए? अरुण ने कहा, क्या तुम रुकना चाहती हो यहां? अगर अपना चाहते हो तो रुक सकती हो, पर उसके बदले तुम्हें मुझे रात को खुश करना पड़ेगा। अरुण जी यह बातें उसके पास खड़े आदित्य और अनीता ने भी सुन ली। वह दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह दोनों बहुत अनकंफर्टेबल हो गए। आदित्य ने कहा, भाई आपकी प्राइवेट बातें अगर आप प्राइवेट में ही करेंगे तो अच्छा है, यहां हम भी हैं और हम भी सुन रहे हैं। अरुण ने कहा, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम अनीता को ऊपर वाला कर दिखाओ, तब तक हम हमारे प्राइवेट बातें खत्म कर लेंगे, जिससे आप लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आदित्य ने अनीता से कहा, चलो मैं तुम्हें ऊपर से बाहर का नजारा दिखाता हूं। बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है यहां से, और सनसेट भी अच्छा दिखता है। अनीता ने कहा, क्या हम सनसेट तक यहां रुकने वाले हैं? आदित्य ने कहा, तुमने नीचे सुन लिया है ना, भाई ने क्या कहा है? लगता है हम रात को भी यही रुक रहे हैं। अनीता ने कहा, इसका मतलब हम शाम को सनसेट देख पाएंगे। आदित्य ने हां में सिर हिलाया। अनीता ने कहा, इतना खूबसूरत नजारा है, पहली बार देख रही हूं। शायद यह नजारा रोज देखने को नसीब होता तो कितना अच्छा होता है। आदित्य ने कहा, हर खूबसूरत चीज को तो हम घर में नहीं रख सकते, उसके भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं। वैसे ही यहां का है, हम हर दिन यहां नहीं रह सकते क्योंकि यहां नेटवर्क नहीं है। अनीता ने अपना मोबाइल निकाल कर देखा, सच में वहां नेटवर्क नहीं था। अनीता ने कहा, सच में यहां नेटवर्क नहीं है, अगर हमें किसी को इमरजेंसी कॉल करना हो तो कैसे करेंगे? आदित्य ने कहा, इस घर के अंदर नेटवर्क नहीं है, घर के बाहर नेटवर्क है। इस घर को बनाते वक्त यह ध्यान रखा गया है कि फैमिली वाले लोग एक दूसरे को वक्त दे पाए, नहीं तो तुम जानती हो यह डिजिटल दुनिया है और लोग मोबाइल का कितना उपयोग करते हैं। अनीता ने कहा, यह अरुण सर ने अच्छा सोचा और घर के अंदर नेटवर्क नहीं आने दिया। आदित्य ने कहा, भाई जो भी सोचते हैं वह अच्छा सोचते हैं और आगे के बारे में सोचकर ही सब करते हैं। अनीता ने कहा, अरुण सर है इतने टैलेंटेड। आदित्य ने कहा, मैं टैलेंटेड नहीं हूं। अनीता ने कहा, मैंने अभी तक आपका टैलेंट देखा नहीं तो मैं कैसे आपको टैलेंटेड कह सकती हूं। आदित्य ने कहा, तो कब देखोगी मेरा टैलेंट? अनीता ने कहा, जब आप दिखाएंगे अपना टैलेंट तब देखूंगी। आदित्य ने कहा, ठीक है, वह दिन भी जल्दी आएगा जिस दिन तुम्हें मेरा टाइम देखने को मिलेगा। वैसे तुम्हें क्या टैलेंट है? अनीता ने कहा, मैंने आपको बताया था ना मेरा टैलेंट। आदित्य ने कहा, यह तुम्हारा टैलेंट मेरे कभी काम नहीं आएगा। अनीता ने कहा, ऐसे हो ही नहीं सकता, एक दिन काम आएगा। आदित्य ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का। अब चलो नीचे चलते हैं, बहुत देर हो गई। अनीता कहा, हां चलिए, अब तक उनका रोमांस गया होगा। दोनों नीचे आ गए। दोनों ने देखा, अरुण और खुशी अभी भी एक दूसरे के बाहों में थे। अब क्या कहा, भाई बहुत देर हो गई है, अगर आप भाभी को छोड़ेंगे तभी तो वो हमारे खाने के लिए कुछ बनाएगी। आदित्य की आवाज सुनते ही खुशी ने अरुण को खुद से दूर किया और कहा, मैं अभी सब लोगों के लिए कुछ बनाती हूं। अनीता ने कहा, मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूं। आदित्य ने कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अनीता ने कहा, थोड़ा बहुत तो खाना बनाना आता है। यह सुनकर आदित्य का मुंह बन गया। अनीता ने कहा, इतना बुरा भी नहीं बनाती हूं कि आप खा नहीं सकते। प्रणव ने खुशी से कहा, क्या तुम सच में खाना बना पाओगी? नहीं तो मैं किसी नौकर से कह देता हूं बनाने के लिए।
नौकर का नाम सुनते ही खुशी और अनीता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वह आए थे पर उन्हें एक भी अभी तक नौकरी या नौकरी दिखाई नहीं दी थी। खुशी ने कहा, यहां नौकर भी है। अरुण ने कहा, है, अगर नौकर नहीं होंगे तो इतने बड़े बिला का ख्याल कौन रखेगा? खुशी ने कहा, फिर हम जब से आए हैं हमें एक भी नौकर क्यों नहीं दिखाई दिया? अरुण ने कहा, वह लोग बेवजह परेशान नहीं करते, वह अपने जगह पर होंगे। अगर तुम उन्हें बुलाना चाहती हो तो रेड बटन है, उसे दबाना, जल्दी से वह लोग आ जाएंगे। खुशी ने कहा, क्या मैं इसे दबाकर ट्रायल ले सकती हूं? अरुण ने कहा, ठीक है, तुम देखना चाहती हो तो देख सकती हो। खुशी ने उसके सामने वाला रेड बटन दबाया। जैसे उसने रेड बटन दबाया, 1 मिनट के अंदर वहां 5-6 नौकर आ गए। अरुण के कहा, तुम्हारा जो भी काम है इन्हें बता दो, ये कर देंगे। खुशी ने कहा, बस सब्जियां काटना है, ज्यादा कुछ काम नहीं है, बाकी काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अरुण ने नौकरों को इंस्ट्रक्शन दिया और कहा, यह तुम्हारी मालकिन है और ये जो भी कहेंगी तुम सब लोग मानोगे। मेरे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अपने मालकिन का ख्याल रखना, हमें कुछ काम है, तब तक हम वह काम कर लेते हैं। अरुण और आदित्य वहां से चले गए। खुशी ने एक नौकर से पूछा, किचन कहां है? नौकर ने उसे दिखा दिया। अनीता और खुशी किचन की तरफ चली गई। खुशी जाकर किचन देखा। किचन बहुत बड़ा और वो भी पूरा ग्लास का बना हुआ था। अनीता ने कहा, यहां का किचन कितना अच्छा है, मन कर रहा है हर रोज यही खाना बनाऊं। खुशी ने कहा, तो शादी के बाद तुम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाओ। अनीता ने कहा, जितना ही खूबसूरत है विला, इतने ही इसके वीक पॉइंट है, हम चाह कर भी ज्यादा दिन यहां नहीं रह सकते। खुशी ने कहा, ऐसे क्या बिग पॉइंट है? अनीता ने कहा, यहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। खुशी ने कहा, क्या यहां नेटवर्क नहीं है? पर मुझे लगाया नेटवर्क होगा, मैंने अभी तक अपना मोबाइल ही नहीं देखा, इसलिए पता ही नहीं चला। अनीता ने कहा, चलो अब हम खाना बनाते हैं। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं पोटैटो बॉइल्ड करने रखती हूं, आप तक राइस बना लेना। अनीता ने कहा, ठीक है, मैं तब तक राइस बाउल करती हूं, आप पोटैटो बॉयल कीजिए, जिससे जल्दी जल्दी बन जाएगा। खुशी ने कुछ सब्जियां कैसे निकाले और उन्हें नौकरों के सामने रखी और खुशी ने नौकर से कहा, इन सब्जियों को अच्छे से साफ कर लो और मुझे कट करके दे दो। खुशी ने कब तक वड़ा पाव बनाने के लिए मसाला रेडी किया। खुशी के आलू भी आयल हो गए थे। खुशी ने आलू छिलकर उसने वड़ा पाव का मसाला बना दिया। खुशी ने बाकी सारा खाना पहले बना लिया और सबसे आखिर में उसने वड़ा पाव बनाए। वड़ा पाव की महक पूरे किचन में आ रही थी। अनीता ने कहा, मुझे खाने का मन कर रहा है, क्या मैं एक खा लूं? खुशी ने कहा, खा लो, तुम्हें कहां किसी ने रोका है, ज्यादा मत खाना, खाने के लिए अपने पेट में जगह रखना। अनीता ने कहा, मैं बस एक ही खाने वाली हूं। खुशी ने कहा, खा लो, तुम्हें जितना कहना है, मैं कुछ नहीं कह रही, बस खाने के लिए अपने पेट में जग रखना। अनीता ने कहा, ठीक है। खुशी ने नौकर से कहा, यह सारा खाना टेबल पर जाकर रख दो। नौकरों ने वह सारा खाना टेबल पर जाकर रख दिया। आदित्य और अरुण भी खाना खाने के लिए आकर बैठे गए। खुशी ने सब लोगों के लिए खाना सर्व कर दिया। आदित्य ने कहा, खाने की तो बहुत अच्छी महक आ रही है। अरुण ने कहा, लगता है खाना टेस्टी बना है। अनीता ने अपने पेट पर हाथ फिर आते हुए कहा, बहुत टेस्टी बना है, मैंने टेस्ट करके देखा है। आदित्य ने कहा, तुमने हम लोगों से पहले टेस्ट करके देखा खाना, तुम हमारा वेट नहीं कर सकती थी, एक साथ ही टेस्ट करते ना। अनीता ने कहा, वेट नहीं हो रहा था इसलिए तो टेस्ट किया, नहीं तो क्यों टेस्ट करती मैं। खुशी ने कहा, टेस्ट किया तो उसमें क्या हुआ, उसने पेट भर के तो नहीं खाया ना। खुशी इतना कह रही थी कि तभी अनीता को डकार आ गई। सब लोग अनीता को देखने लगे। अनीता, मैं कहां, थोड़ा ज्यादा खा लिया, कंट्रोल नहीं हुआ। खुशी ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, खाना खाने के लिए अपने पेट में जगह रखना। अनीता ने कहा, मेरे पेट में जगह है ना, मैं अभी भी 2 कहा सकती हूं। आदित्य ने कहा, तुम श्योर हो, तुम खा सकती हो, पर तुम्हारे पेट को देखकर नहीं लगता कि तुम खा सकती हो। अरुण ने कहा, अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। अनीता ने कहा, नहीं सर, मैं खा सकती हूं, मैंने बस 2 ही वड़ा पाव खाए थे। खुशी ने कहा, अगर तुम्हारे पेट में जगह है तो बैठ जाओ, सबके साथ खाना खाने के लिए। अनीता,
सबके साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। कुछ देर में उन लोगों ने अपना खाना खत्म किया। आदित्य ने कहा, खाना बहुत टेस्टी बना था। अरुण ने भी कहा, खाना खाकर तो मजा आ गया। सब लोगों ने खाने को अच्छे से एंजॉय किया। यहां किचन में खाना बनाने की वजह से पूरा किचन मैसी हो गया था। किचन ग्लास का था, इसलिए उसे क्लीन करने में काफी मेहनत लगने वाली थी। नौकरानी को यह काम दिया था। उन्होंने तो किचन देकर अपना सर पकड़ लिया और कहा, इन्हें क्या इसी किचन में खाना बनाना था? कितनी गंदगी फैला दी है। आप इसे साफ करने में पूरे 2 घंटे लगेंगे। इससे अच्छा साहब अकेले आते हो तो अपने लिए खाना नहीं बनाते, बात सही मंगवाते हैं, हमारा काम तो बच जाता। एक सीनियर नौकर ने उन्हें कहा, अपनी बकबक बंद करो और काम पर लग जाओ। तुम दिन प्रतिदिन बहुत आलसी होती जा रही हो। उस नौकरानी ने कहा, तुम्हें तो कुछ काम नहीं होता, इसलिए तुम ऐसे कैसे हो? हमारा काम करके देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कितनी गंदगी है। उस नौकर ने कहा, यही काम होता है आप दोनों के लिए, किचन साफ रखना, जिसमें कभी कभार ही खाना बनता है। और आज थोड़ा ज्यादा काम क्या पड़ा तो तुम लोग शुरू हो गई। अगर सर ने यह बात सुन ली तो सर बहुत गुस्सा करेंगे। उस नौकरानी ने कहा, सर हम नौकरों के बीच में तंग नहीं अड़ाते तो सर क्यों कुछ कहेंगे? उस नौकर ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वह तुम करो, मैं चलता हूं, मुझे और भी बहुत सारे काम है। मुझे उन लोगों के लिए कमरे रेडी करवाने हैं। उस नौकरानी ने कहा, क्या वह लोग आज यहीं रुक रही है? इसका मतलब और बहुत सारा काम। उस नौकर ने कहा, हम काम करने के लिए तो है ना, यहां हमें उसी की तो सैलरी दी जाती है। मैं चलता हूं, तब तक तुम दोनों किचन साफ कर लो, शाम को फिर खाना बनना है। इतना कहकर वो नौकर वहां से चला गया। उस नौकरानी ने दूसरे नौकरानी से कहा, गंदगी साफ कर लो, क्लीन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे भी शाम को खाना बनने वाला है और कौन सा सर आकर देखने वाले दिन कितना साफ है। और नहीं, वैसे भी उन दोनों को लगता नहीं किचन से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी नौकरानी ने कहा, ठीक है, तो यह काम हमारा 10 मिनट में ही हो जाएगा, फिर हम फ्री हो जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। वैसे आज कौन से सॉन्ग पर वीडियो बनाए? पहले वाली नौकरानी ने कहा, जो अभी ट्रेनिंग में चल रहा है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। दूसरी नौकरानी ने कहा, पर आज हम वीडियो कहां बनाएंगे? आज तो सर भी आए हुए हैं। उन्होंने देखा कि हम उनके फेवरेट प्लेस पर वीडियो बना रहे तो हम भी नौकरी से निकाल देंगे। पहले नौकरानी ने कहा, हम ऊपर टेरेस पर जाकर वीडियो बनाएंगे, वहां कोई नहीं आएगा देखने के लिए, वहां का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो जल्दी जल्दी करो और काम खत्म करो, हम 2-3 वीडियो बनाएंगे, वहां जाकर कोई हमें देखे उससे पहले। उन दोनों ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और वह दोनों भी अच्छे से रेडी होकर ऊपर टेरेस पर गई। यह खुशी और अरुण उनके लिए जो रूम तैयार किया था उस रूम में जाकर आराम करने लगे। आदित्य और अनीता के लिए भी एक रूम तैयार किया था। दोनों उस रूम में गए। अनीता उस रूम में आदित्य के साथ जाने के लिए झिझक रही थी। अनीता ने कहा, क्या कोई और कमरा नहीं है? आदित्य में कहा, है पर उसे रेडी करवाने में वक्त लगेगा, यहां ज्यादा रहते नहीं है, इसलिए कमरे रेडी नहीं है और हम बिना बताए आ गए हैं, इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी भी नहीं की है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो और डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अनीता ने कहा, मैं आपसे डर नहीं रही पर मुझे अजीब लग रहा है, ऐसे कैसे हम एक कमरे में? आदित्य ने कहा, उसमें इतना क्या सोचना, शादी के बाद एक ही कमरे में रहना है तो अब क्या हुआ? अनीता ने कहा, शादी के बाद की बात अलग है और अभी की बात अलग है। आदित्य ने कहा, फिलहाल तो यह 2 कमरे हैं, यह कमरे एक में भाई और भाभी हैं और एक ये, अब देखो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर आदित्य कमरे के अंदर चला गया। अनीता के पास और कोई चारा नहीं था। अनीता भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आदित्य ने अनीता को अपने पीछे देखकर कहा, अब क्या हुआ? अब नहीं लग रहा अजीब मेरे पीछे आते हुए? अनीता ने कुछ नहीं कहा। वह आकर सोफे पर बैठ गई। आदित्य जाकर बेड पर बैठ गया और उसने टीवी चलाया। वहां नेटवर्क नहीं था, इसलिए वह मोबाइल तो चला नहीं सकता था, इसलिए उसने टीवी चला दिया। अनीता भी सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। उसे टीवी देखते देखते नींद आ गई। वो वैसे ही सोफे पर सो गई। आदित्य ने देखा अनीता सो गई थी। आदित्य ने कहा, लगता है सो गई, बहुत जल्दी नींद आ जाती इसे। इसकी हरकतों को देखकर यह नहीं लगता कि एक डॉक्टर है। ऐसे कहते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य ने खुद से कहा, सुबह में कावेरी की याद में रो रहा था।
और अब इसको देखकर हंस रहा हूं। जिंदगी भी कितनी रंग दिखाती है, जिससे मैं अपना सब कुछ मान बैठा हूं। वह मेरे होने को तैयार नहीं है और ये कल लड़के मेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। क्या समझूं मैं इसे? क्या मुझे कावेरी को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? दिल तो आगे बढ़ने नहीं देता और जिंदगी आगे बढ़ने के लिए कहती है। सुनूं तो किसकी सुनूं? आदित्य इसी कशमकश में था। तभी उसने पानी पीने के लिए उसने बोतल उठाई, पर बोतल खाली थी। वो नौकर को बुलाने वाला था, तभी उसकी नजरें फिर से अनीता पर पड़ गई, जो सो रही थी। आदित्य ने नौकर को आवाज नहीं दी और खुद यह बेड से उठकर बाहर चला गया। अनीता की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ना चाहते हुए भी अनीता की फिक्र कर रहा था। आदित्य नीचे किचन में चला गया। उसने जाकर दूसरी पानी की बोतल उठा ली। उसने देखा किचन अच्छे से साफ नहीं था, चिपचिपा था। आदित्य नौकर को कुछ कहने वाला था। परसों से कुछ याद आया और उसने कहा, शायद अभी तक साफ नहीं किया होगा। वैसे भी आज लोग कम हैं, हम अचानक से आ गए हैं। वो वहां से जाने वाला था, तभी वहां खुशी आ गई। आदित्य को वहां देखकर खुशी ने कहा, आप यहां क्या कर रहे हो? आदित्य ने कहा, पानी खत्म हो गया था, वही लेने आया था। वैसे आप यहां क्या कर रही हैं? खुशी ने कहा, अरुण सर के लिए कॉफी बनाने आई हूं। क्या आप कॉफी पिएंगे? आदित्य ने कहा, कब तक आप भाई को अरुण सर कहेंगी? क्या भाई आपको कुछ नहीं कहते अरुण सर कहने पर? खुशी कहा, आदत हो गई है और वो भी कुछ नहीं कहते। आदित्य ने कहा, तो जाने दीजिए, आपको जो सही लगे वह बोलिए। खुशी ने कहा, वह सब छोड़िए, क्या आप कॉफी पिएंगे? आदित्य ने कहा, क्यों नहीं, अब बना दीजिए, मैं जरूर पीऊंगा। खुशी ने कहा, मैं अनीता के लिए भी बना देती हूं। आदित्य ने कहा, वह अभी सो गई है, हम तीनों के लिए बना लीजिए। खुशी ने कहा, ठीक है। खुशी किचन के अंदर गई। उसने देखा पूरा किचन चिपचिपा था और खाने के बर्तन भी अभी तक वैसे ही थे। खुशी ने कहा, क्या नौकरों ने अभी तक यह काम किया नहीं? आदित्य ने कहा, नौकर कम है, इसलिए शायद रह गया होगा, बाद में कर लेंगे, बस अब संभल कर चलना, चिपचिप ज्यादा है। खुशी संभाल कर अंदर गई। उसने एक बर्तन में मिल्क उबालने के लिए रखा। कुछ ही देर में मिल्क उबाल गया। उसके बाद उसने तीनों के लिए कॉफी बनाई। आदित्य अपनी कॉफी लेकर अपने कमरे में चला गया। मानसी भी अपने लिए और अरुण के लिए कॉफी लेकर ऊपर कमरे में गई। खुशी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अरुण भी सोना नहीं चाहता था, पर उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने खुशी को कॉफी बनाने के लिए कहा था। वह पहले नौकर को बुलाने वाला था। खुशी ने कहा, मैं बनाकर लाती हूं आपके लिए कॉफी, और वो नीचे कॉफी बनाने के लिए चली गई। कुछ ही देर में दोनों के लिए कॉफी लेकर आ गई। वह कमरे में आ गई और उसने देखा अरुण सो गया था। खुशी ने अरुण को उठाया नहीं और उसने वो कॉफी वैसे ही रख दी और अपने वाली कॉफी लेकर वह बालकनी में चली गई। वह बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई। बाहर का नजारा देखने लगी। बाहर पूरा हरा भरा था। उसे वो नजारा बहुत खूबसूरत लगा। तभी खुशी की नजर सामने वाले टेरेस पर गई। वहां दो लड़कियां डांस कर रही थीं। खुशी उन्हें ही देखती रह गई। खुशी ने कहा, ये लड़कियां कौन हैं और यहां क्यों डांस कर रही हैं? खुशी ने अपना मोबाइल निकाला और उन लड़कियों का वीडियो निकाला। वह बाद में अरुण से पूछना चाहती थी कि यह लड़कियां कौन हैं। खुशी ने बालकनी में बैठकर अपनी कॉफी खत्म की। कुछ देर बाद वो अंदर आ गई। उसने देखा अरुण अभी भी सोया हुआ है। वह भी जाकर उसके बगल में लेट गई। देखते देखते खुशी को कब नींद आ गई यह खुशी को भी पता नहीं चला। खुशी की आंख खुली तो उसने देखा उसके बगल में अरुण नहीं था। उसने घड़ी में देखा तो 4 बजे थे। उठकर बैठ गई। उसने पूरे 1 घंटे की नींद ली थी। जाकर बालकनी में अरुण को देखा। अरुण बालकनी में भी नहीं था। खुशी फिर से कमरे में आ गई। तब उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ गई। उसने आवाज दी, क्या आप अंदर हैं? अंदर से अरुण ने कहा, मैं शावर ले रहा हूं। कुछ ही देर में अरुण अंदर से बाहर आ गया। अरुण ने खुशी से कहा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूं। तैयार होने में ज्यादा वक्त मत लगाना। खुशी ने कहा, पर हम कहां जा रहे हैं? अरुण ने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम जाओ रेडी होकर आ जाओ। खुशी ने कहा, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूं। खुशी जल्दी से बाथरूम के अंदर चली गई। खुशी 10 मिनट में रेडी होकर बाहर आ गई। अरुण ने खुशी के लिए पहले ही अंदर एक ड्रेस निकाल कर रखी थी। खुशी वही ड्रेस पहनकर बाहर आ गई थी। वह स्काई ब्लू कलर की लॉन्ग ड्रेस थी। वह ड्रेस खुशी पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरुण ने खुशी को देखकर कहा,
तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। क्या हमारी परी भी इतनी खूबसूरत होगी? खुशी ने कहा, परी नहीं, आपके जैसा हैंडसम राजकुमार चाहिए। अरुण ने कहा, पर मुझे तो तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल परी चाहिए। खुशी ने कहा, पर मुझे तो आपके जैसा हैंडसम और टैलेंटेड राजकुमार चाहिए। अरुण ने कहा, नहीं प्रिय होंगी। खुशी ने कहा, नहीं राजकुमार। वो दोनों झगड़ रहे थे, तभी वह अनीता और आदित्य आ गए। आदित्य ने कहा, क्यों बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? जो भी होगा वह आप दोनों का ही होगा। अब जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। अरुण ने खुशी से कहा, चलो बहुत देर हो गई है। खुशी ने कहा, मैं तो कब की रेडी हूं, आप ही मुझसे बहस कर रहे थे, अब चलो जल्दी। खुशी, अरुण, आदित्य और अनीता सब लोग घर से बाहर चले गए। अरुण उन सब लोगों को एक नई जगह लेकर जाने वाला था। मुझे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर थी। अरुण उन सबको गाड़ी में लेकर एक नई जगह चला गया। वो लोग उस जगह से 200 मीटर की दूरी पर ही रुक गए। वहां से उन्हें पैदल जाना था। वहां गाड़ी जाने के लिए इतना मजबूत रास्ता नहीं था। गाड़ी से उतरा और उसने खुशी का हाथ पकड़ लिया। ने जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते पर मिट्टी और पत्थर ज्यादा थे। वो खुशी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। आदित्य और अनीता भी गाड़ी से उतर गए। अनीता और आदित्य दोनों खुशी और अरुण के पीछे चल रहे थे। खुशी ने अरुण का हाथ पकड़ लिया और कहा, कितनी दूर जाना है हमें? अरुण ने कहा, बस यही थोड़े पास जाना है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 5 मिनट। कुछ ही देर में सब लोग एक जगह पर आकर रुक गए, क्योंकि आगे रास्ता खत्म हो चुका था और सामने एक खूबसूरत झील थी। उसका पानी पूरी तरह शांत और नीला था। वहां की हवाएं चल रही थीं। खुशी ने उस जगह को देखकर कहा, यह कितनी शांत और सुंदर जगह है। अनीता ने भी कहा, कितनी खूबसूरत जगह है, यहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। आदित्य ने कहा, भाई आपने इस जगह को कब बनवाया और मुझे बताया भी नहीं कि आपने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है। अरुण ने कहा, मैंने बताने से अच्छा दिखाना सही समझा, इसलिए तुम लोगों को यहां लेकर आया। वैसे भी अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। मैं इसे और बड़ी करना चाहता हूं, पर इसमें और थोड़ा वक्त लगने वाला है और यहां कैंपिंग के लिए जगह भी बनानी बाकी है। बच्चों के खेलने के लिए गार्डन बनाना बाकी है। यह सुनकर अनीता ने कहा, आप इतना सारा बनाने वाले हो, क्या मैं भी आकर देख सकती हूं? अरुण ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, उससे पूछो, क्या वह तुम्हें यहां लेकर आएगा? अनीता ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने कहा, आगे की हम आगे देखेंगे, अब तो तुम यहां आ गए हो ना, अब ये एंजॉय करो। अनीता ने कहा, एंजॉय तो मैं यहां करने वाली हूं और वह भी बहुत अच्छे से। इतना कहकर वो आगे बढ़ी। अरुण ने कहा, संभल कर जाना, फिसल सकती हो। खुशी ने कहा, मुझे भी पानी में जाना है। अरुण ने कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं पानी में। मासी को पानी के बीच में ले गया। बीच में बैठने के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। खुशी और अरुण जाकर एक पत्थर पर बैठ गए। आदित्य अभी भी वहीं खड़ा था। अनीता ने आदित्य को आवाज देते हुए कहा, क्या आपको पानी में नहीं आना? आदित्य ने कहा, नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे पानी में खेलना अच्छा नहीं लगता। अरुण ने कहा, बच्चों की तरह जिद करना छोड़कर जल्दी आ जाओ, हम सब लोग हैं ना, और डरो मत, इतना भी गहरा नहीं है कि तुम डूब जाओगे। झील बनाते वक्त मैंने ख्याल रखा है तुम्हारे डर का। आदित्य ने कहा, सच में भाई, ये इतना गहरा नहीं है। अरुण ने कहा, क्या तुम्हें मैं लिख कर दूं कि ये इतना गहरा नहीं है? आदित्य ने कहा, ऐसी बात है तो भाई मैं अभी आता हूं ना। आप कितने अच्छे हो, अपने मेरे बारे में सोचकर एक झील बनाई है। अरुण ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सोचकर यह झील नहीं बनाई है, मैंने अपने बीवी के बारे में सोचकर यह झील बनाई है, ये इतनी छोटी है। खुशी ने अरुण की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मैं आपको इतनी छोटी लगती हूं? अरुण ने कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था, मैंने उसी के डर को सोचकर पे में ज्यादा गहरी नहीं बनवाई। आदित्य ने कहा, भाई मुझे लगा ही था आप मेरे बारे में इतने अच्छे सोचते हो, आप सबसे अच्छे भाई हो। इतना कहकर आदित्य भी पानी में आकर एक पत्थर पर बैठ गया। आदित्य और अनीता एक दूसरे के सामने थे। आदित्य ने चुपके से अनीता को देखा। पानी में खेलने में बहुत बिजी थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। उसने एक बात करना और खुशी की तरफ भी देखा। खुशी भी बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह
पानी से खेल रही थी। आदित्य ने कहा, क्या लड़कियां इतनी मासूम होती हैं? अरुण ने कहा, सही कहा तुमने। आदित्य ने कहा, क्या भाई आपने सुन लिया? अरुण ने हां में सिर हिलाया। खुशी ने कहा, क्या हुआ, क्या क्या रहते वो? अरुण ने कहा, कुछ नहीं, बस खुद से बातें कर रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा, सही कह रहे हो तुम। खुशी ने कहा, हम यहां एक घर बना सकते हैं। अरुण ने कहा, क्यों नहीं, आगे चलकर हम यहां छोटा सा घर बनाएंगे। वहां से आदित्य ने कहा, हमारे लिए भी एक बना देना। अरुण ने कहा, क्या तुम मुझे अकेले रहने भी दोगे कभी? आदित्य ने कहा, बिल्कुल भी नहीं भाई, आप जा, मैं वहां। मैं आपका पीछा कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तो आपकी परछाई हूं ना। अरुण ने कहा, तो थोड़ी देर पहले क्यों डर रहे थे पानी में आने से? तब तो तुम मेरी परछाई नहीं थे, भूल गए थे। आदित्य ने कहा, भाई आपको पता है ना मुझे कितना डर लगता है पानी से, इसलिए मैं आपके पीछे नहीं आया था, नहीं तो पता है ना मैं आपको अकेला छोड़ता हूं या नहीं। अरुण ने कहा, अब तो मैं शादीशुदा हूं और तुम्हारी भी शादी होने वाली है, अब तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो, कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ बिताने दो। आदित्य ने कहा, आप अभी भी तो अपने बीवी के साथ ही वक्त बिता रहे हो, फिर भी आप मुझे कोस रहे हो। अरुण ने कहा, ठीक है, अब अपना वक्त एंजॉय करो और हमें भी करने दो। अरुण खुशी के साथ प्यार भरी बातें करते हुए वक्त बिता रहा था। उन लोगों को देखते वही 6 बज गए। यह सूरज डूबने का वक्त था। पूरा आसमान रेड हो चुका था। आसमानी रेड कलर की वजह से पानी भी रेड दिखाई दे रहा था। खुशी ने कहा, कितना मनमोहक दृश्य है, ऐसा लगता है यह वक्त कभी ना खत्म हो पाए। अरुण ने कहा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी इस सूरज को डूबने नहीं देता। खुशी ने कहा, सूरज डूबेगा तभी तो चांद निकलेगा ना, और हमें जैसी भी प्रकृति कर रही है वैसे ही उसे होने देना चाहिए, हमारे मुताबिक चीजों को बदलना नहीं चाहिए। अरुण ने कहा, ठीक है, जैसे तुम कहो। वह सब लोग सनसेट का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगा। अरुण ने खुशी से कहा, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, अब अंधेरा हो गया है। अनीता ने कहा, चलो जल्दी चलो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा हो जाए इससे पहले हमें घर पहुंचना चाहिए। आदित्य ने कहा, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी डरपोक होगी। अनीता ने कहा, आप पानी से डरते हो ना? मैंने कहा, आपको आप डरपोक है तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं डरपोक हूं? आदित्य ने कहा, नहीं कहूंगा तुम्हें डरपोक। अब तो तुम खुश हो ना? अब चलो घर चलते हैं, नहीं तो यहां अंधेरा होते ही शर्म आ जाएंगे। तुमने देखा ना सामने कितना बड़ा जंगल है। यह सुनते ही अनीता डर गई और उसने खुशी को पकड़ लिया। जल्दी चलो ना घर, अंधेरा हो जाएगा। खुशी ने अरुण से कहा, जल्दी घर चलिए, ये बहुत डर गई है। अरुण ने कहा, चलो चलते हैं, इससे पहले कि यह शेर आ जाए। शेर का नाम सुनते ही अनीता और डर गई और खुशी से चिपक गई। अरुण ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो जाकर अपने होने वाले पति से चिपक लो, मेरे बीवी से क्यों चिपक रही हो? अगर शेर आ भी जाएगा तो वह तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अनीता खुशी से अलग हो गई और उसने कहा, मैं कहां डर रही हूं, क्यों मैं जाकर उसे चिपकूं? यह देखकर सब लोग हंसने लगे। अरुण ने खुशी हाथ हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर जाने लगा। अनीता और आदित्य भी उनके पीछे चल रहे। कुछ ही देर में घर पहुंच गए। घर पहुंचने तक 6:45 गए थे। अनीता ने कहा, हम लोग जाकर खाने की तैयारियां करते हैं, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? आदित्य ने कहा, तुम्हें जो बनाना आता हो वह बना लीजिए, हम खा लेंगे। अनीता ने कहा, ठीक है, हम लोग जाकर कुछ बनाते हैं जो जल्दी हो जाएगा। खुशी और अनीता किचन में चली गई। किचन में अंधेरा था, अभी तक लाइट लगाई नहीं गई थी। मासूमियत से किचन में कदम रखा खुशी का पैर फिसल गया और खुशी गिर गई। अनीता उसे उठाने आई पर उसका भी पैर फिसला और वह भी गिर गई। उन दोनों की चीख की आवाज सुनकर आदित्य वार प्रणाम शादी से किचन में दौड़े। आदित्य ने देखा तो किचन में अंधेरा था। आदित्य ने जल्दी से लाइट जलाई और देखा दोनों भी नीचे फ्लोर पर गिर गए थे। अरुण जल्दी से आगे गया और उसने पहले खुशी को उठा लिया। अरुण खुशी को ऐसे फ्लोर पर देखकर डर गया। अरुण ने खुशी से कहा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? खुशी ने कहा, नहीं मैं ठीक हूं, आपका नेता को देख लीजिए, वह बहुत जोर से गिरी है। अनीता ने अपने हाथ को मसलते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? खुशी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं।
तुम बहुत जोर से गिरी थी। मुझे जोर से गिरने की आवाज आई थी, इसलिए मैंने कहा था। अरुण ने कहा, पर तुम दोनों गिरी कैसे? खुशी ने कहा, पता नहीं, किचन में आ गई और गलती से पैर फिसल गया। अनीता मुझे उठाने लगी, पर वह भी फिसल गई। आदित्य ने कहा, मुझे पता है तुम लोग कैसे फिसले हो। आदित्य ने जल्दी से एक नौकर का आवाज दी और कहा, यह सब क्या है? किचन क्लीन क्यों नहीं है? इतनी ज्यादा फिसलन क्यों है? क्या तुम लोग ये क्लीन भी नहीं कर सकते अब? उस नौकर ने कहा, मैं जब यहां से गया था तब 2 मैड यहां की साफ सफाई कर रही थी। आदित्य ने कहा, तुम्हें कहीं से भी यह किचन क्लीन लगता है क्या? आप लोगों को पता है ना किचन में कितनी साफ सफाई रखने की जरूरत है। यह पूरा ग्लास का है, अगर यहां एक बूंद भी पानी गिर जाए तो कोई भी फिसल सकता है। बुलाओ जो मेड यहां सफाई कर रही थी उन्हें। यहां अरुण ने खुशी को अपने गोद में उठाया और उसे बाहर ले जाकर सोफे पर बिठाया। अरुण के पीछे पीछे अनीता और आदित्य भी बाहर आ गए। अरुण ने खुशी से फिर से कहा, तुम सच में ठीक हो ना, या हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? खुशी ने कहा, मैं ठीक हूं, आप डरिए मत। अरुण ने कहा, मुझे तुम्हें लेकर आना ही नहीं चाहिए था। अगर हमारे बच्चे के साथ आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। खुशी ने कहा, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं, आप खुद को मत कोसिए। अगर आपको किसी को कोसना है तो उसे कोसिए जिन्होंने यह किचन साफ नहीं किया। अरुण ने उस नौकर से कहा, जल्दी से उन दोनों को मेरे सामने बुलाकर लाओ, अभी के अभी मुझे अपने सामने चाहिए। नौकर जल्दी से वहां से उन दोनों मेड को ढूंढने गया। उसने जाकर देखा तो दोनों टेरेस पर थी। वो वीडियो बनाने में इतनी खो गई थी कि उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा था। नौकर ने उन्हें 2 बार आवाज दी। जब उन्होंने नहीं सुना, नौकर उनके पास गया और जोर से उन्हें आवाज दी और कहा, सर ने आपको बुलाया है अभी के अभी। उन 2 मेड ने कहा, ऐसा क्या हुआ जो हमें इतने अर्जेंट में बुलाया गया है? नौकर ने कहा, वह तो मुझे नहीं पता, तुम दोनों को आने के बाद ही पता चलेगा। तुम दोनों को इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया गया है? वह दोनों मेड थोड़ा डर गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों चुप हो गईं और चुपचाप नौकर के साथ चली गई। सब लोग नीचे लिविंग एरिया में खड़े थे। अरुण ने खुशी को सोफे पर बैठाया था और वह भी वह दोनों में आने का इंतजार कर रहा था। आज अरुण इतने गुस्से में था कि वह उन दी मेड को काम से तो निकलवा ही देने वाला था, पर उनके साथ क्या करेगा यह खुद उसे भी नहीं पता था। दोनों मेड आकर पंप के सामने खड़ी हो गई। दोनों ने भी अपना सिर नीचे झुका हुआ था। अरुण ने उनके तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम दोनों को मैंने यहां किस लिए रखा है? अगर तुम्हें दिए गए काम तुमसे हो नहीं सकते तो तुम दोनों को इस नौकरी पर रहने की भी जरूरत नहीं है। अपना सामान उठाओ और ऐसे निकलो। उन दोनों में से एक मैंड ने हिम्मत करके कहा, सर हमने क्या किया है? आप हमें जॉब से क्यों निकाल रहे हो? अरुण ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवजह तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूं? वह नौकरानी चुप हो गई। आदित्य ने कहा, किचन का एरिया तुम लोगों को क्लीन रखने के लिए कहा गया है ना, और पता है ना ये ग्लास का बने होने की वजह से अगर थोड़ा भी पानी गिर जाए तो ये कितनी फिसलन होती है। तुम दोनों के पास किचन क्लीन करने की ड्यूटी थी, तुम लोगों ने क्यों नहीं निभाई? पूरा किचन में से पड़ा हुआ है और फिर कहती हो हमारी क्या गलती? उस नौकरानी ने कहा, हम लोगों ने किचन क्लीन किया था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। हम किचन क्लीन कर रहे थे तभी हम वहीं थे। आदित्य ने उस नौकर की तरफ देखा। उस नौकर ने कहा, जब मैं वहां था तब ये क्लीन कर रहे थे, फिर मैं वहां से आप लोगों के लिए कमरा रेडी करवाने चला गया। उसके बाद क्या हुआ यह मुझे पता नहीं। आदित्य ने कहा, इन लोगों ने किचन अच्छे से क्लीन किया ही नहीं किया, बस तुम्हारे सामने दिखावा किया क्लीन करने का और यह लोग वहां से चले गए। उसमें से एक मैड ने कहा, नहीं सर, हम लोगों ने किचन क्लीन किया था। बाद में खुशी मम्मी किचन में आई थी कॉफी बनाने, शायद उन्होंने ही फिर से मैसी कर दिया होगा और यह बात हमें पता नहीं थी। अरुण ने कहा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें भी पता है तुम सीधे सीधे खुशी पर इल्जाम लगा रही हो कि उसने एक किचन मैसी किया, और आप लोगों को पता नहीं तो पता करना है। आप लोगों का काम था, उसका नहीं। वो इस घर की मालकिन के वह काम करेगी। आदित्य ने कहा, भाई किचन साफ नहीं था। जब भाभी किचन में आई थी मैं भी पानी लेने के लिए गया था, तभी किचन मैसी था। मैंने उल्टा भाभी को कहा कि आप संभाल कर चले। शायद नौकरों की कमी होने की वजह से आज किचन अभी तक क्लीन नहीं हुआ है।
अगर मुझे तब ये पता होता कि किचन क्लीन करने के लिए पहले से 2 मैड रखी गई है तो मैं तभी एक्शन लेता, इतनी देर तक वेट नहीं करता। यह बात सुनकर अरुण और भी गुस्सा हो गया। अरुण ने कहा, तुम लोग काम से बचने के बहाने ढूंढ रहे हो ना, अब अपना सामान पैक करो और निकलो। अरुण ने आदित्य से कहा, सभी लोगों से कह देना इन लोगों को कोई काम ना दे। उनमें से एक मैड ने कहा, प्लीज सर, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की है, इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। अरुण ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों ने बहुत छोटी सी गलती की है। तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं अपना बच्चा खो सकता था और तुम्हें यह छोटी गलती लग रही है। यह तुम्हारे लिए छोटी गलती लग रही होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी गलती है। मैं अपने बच्चे को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए तुम दोनों निकलो। अरुण ने उस नौकर से कहा, इन लोगों का सामान बाहर फेंक दो और इन्हें जल्दी से बाहर कर दो, मुझे 5 मिनट में घर से बाहर दिखनी चाहिए। उस नौकर ने जल्दी से उन लोगों का सामान बाहर निकाला और उन्हें घर से बाहर कर दिया। वह नौकरानी बहुत गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे, बस हमें एक मौका दीजिए। पर अरुण कहां मानने वाला था। अरुण ने एक बार ठान लिया तो वही करेगा। अरुण ने उन दोनों के बातों को अनसुना किया और वो खुशी को सहारा देकर कमरे में लेकर गया। उस नौकर ने उन दोनों का सामान बाहर रखवा दिया और वहां से अंदर आने लगा। तभी उन दोनों में से एक नौकरानी ने कहा, प्लीज तुम सर से बात करो ना, हम कितने सालों से यह काम कर रहे हैं, प्लीज हमें ऐसी सजा मत दो। उस नौकर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था अपना काम अच्छे से कर लो, तुम लोगों ने मेरी सुनी नहीं, तो अब तक तो अपने कर्मों का नतीजा मैं अब कुछ नहीं कर सकता, यह सर का फैसला है। उस मैड ने कहा, प्लीज एक बार सर से बात कीजिए, यहां पर मत रखिए, पर बाहर किसी जगह हमें काम करने से मत रोके, हमारे घर बाल बच्चे हैं, हमें पूरे फैमिली को पालना है। उस नौकर कहा, यह बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, अब क्या फायदा सोचकर, मैं सर का फैसला बदल नहीं सकता, यह मेरे हाथ में नहीं है। उन दोनों मैड ने कहा, प्लीज हमारी मैडम से बात करवा लो, वह हमें समझेगी। उस नौकर ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उनमें से एक मैड ने समझदारी दिखाते हुए कहा, आप बस उनसे इतना कहे कि हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं, अगर वो हां करेंगे तभी हम बात करेंगे, नहीं तो हम यहां से चले जाएंगे। उस नौकर ने कहा, मैं तुम्हारी बात मैडम तक पहुंचा देता हूं, पर वह बात करेगी ही इसकी गारंटी मैं नहीं देता, तब तक तुम दोनों यहां पर रुक सकती हूं, मैं जाकर आता हूं। इतना कहकर वो नौकर वहां से अंदर चला गया। वो नौकर सीधे अरुण के पास चला गया। उसने अरुण से जाकर कहा, सर, आपने जिन मैड को बाहर निकलवाया था उन लोगों का कहना है मैडम से एक बार बात करना चाहती है, अगर मैडम हां कहेगी तभी वह उनसे बात करेंगे, नहीं तो यहां से चले जाएंगे। अरुण ने कहा, उनसे कहो मैडम भी तुमसे बात नहीं करना चाहती, यहां से चले जाएं और बार बार हम लोगों को परेशान ना करें। खुशी ने अरुण को रोकते हुए कहा, आने दो उन दोनों को, मैं थोड़ा उनसे बात कर लूं, मुझे भी तो हिसाब पूरा करना है, अगर आज मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो क्या यह दोनों यही बात करती। खुशी ने नौकर से कहा, बुलाकर लाओ उन दोनों को, मैं नीचे में आ रही हूं। नौकर वहां से उन दोनों को बुलाने चले गया। खुशी भी नीचे चली गई। खुशी के जाने के बाद अरुण ने एक नौकर को बुलाया और सबके लिए बाहर गार्डन में खाना बनाने के लिए कहा। किचन में तो खाना बनाना पॉसिबल नहीं था, किचन को क्लीन करने में पूरे 2 घंटे लगने वाले थे, तब तक सब लोग भूखे तो नहीं रह सकते थे, इसलिए अरुण ने सबके लिए बाहर गार्डन में ही खाना बनाने के लिए कहा। बाकी लोग खाना बनाने की तैयारी में जुट गए। अरुण भी नीचे गया। आदित्य और अनीता अभी भी नीचे ही थे। उन्होंने खुशी और अरुण को नहीं चाहते हुए देखा। अनीता ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों तो अभी ऊपर गए थे, जल्दी से नीचे आ गए। खुशी ने कहा, अभी भी कुछ हिसाब बाकी रह गया है, जरा वह तो निपटा लूं, फिर जाती हूं। अनीता ने कहा, अब क्या रह गया है। खुशी ने कहा, बस अब देखते रह जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा क्या बाकी है। खुशी जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी और नौकर उन दोनों नौकरानी अंदर लेकर आया। वह दोनों नौकरानी खुशी के सामने खड़ी हुई। खुशी ने कहा, बोलो तुम दोनों को क्या बात करनी थी मुझसे। उनमें से एक नौकरानी ने कहा, प्लीज मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हैं, हमसे गलती दोबारा नहीं होगी,
हमें बस एक चांस दीजिए। हमारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमसे हमारा काम चल जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा? हम कैसे उनका पेट पालेंगे? खुशी ने उन दोनों को एक वीडियो दिखाते हुए कहा, ऐसे पालो पेट, क्या इससे पेट नहीं भर सकता? नौकरानी यह वीडियो देखकर शॉक हो गई। वह वीडियो उन दोनों का डांस करते हुए था। खुशी ने कहा, क्या हुआ, शॉक लग गया? तुम लोगों को क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग काम के बहाने क्या करते हो? उस नौकरानी ने कहा, सॉरी मैम, हमसे फिर से ऐसी गलती नहीं होगी, हम बस टाइम पास के लिए वीडियो बना रहे थे। खुशी ने कहा, मैंने लोगों को उनकी जिंदगी जीने से नहीं रोका, मेरा बस इतना ही कहना है, अगर तुम्हें डांस का वीडियो बनाना था तो तू काम पूरा करके भी बना सकते थे, पर तुम लोग तो यह वीडियोस बनाने में इतने बिजी हो गए हो कि तुम लोगों को यह किस काम के लिए रखा है यह भी तुम लोग भूल गए हो, और ऊपर से तुम मुझसे माफी की उम्मीद कर रही हो। मैं तुम दोनों को किस बेसिस पर माफी दूं? उन दोनों में से एक मेड ने कहा, प्लीज मैम, हमें बस एक मौका दीजिए, हम 2 बार ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। आपके बच्चे की कसम, आपका भी तो बच्चा होने वाला है, आप समझ सकती हैं हमारा दर्द कैसा होगा। खुशी ने कहा, तो तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं एक मां का दर्द समझूं? क्या तुम लोगों ने मेरे दर्द को समझा है? अगर तुम्हारे इस बेवकूफी की वजह से मैं अपना बच्चा खो देती तो क्या आप लोग इसकी भरपाई कर पाएंगे? वो दोनों मैड चुप हो गई। खुशी ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी माफी चाहिए तो मैं तुम्हें क्यों कहूंगी, वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम दोनों को मंजूर है तो कहो, नहीं तो जा सकते हो यहां से। उन दोनों मेड ने कहा, आप जो भी कहेंगे काम करने के लिए रेडी है, बस हमें नौकरी से मत निकालना। खुशी ने कहा, तो रेडी हो जाओ अब। खुशी ने एक नौकर को डिटर्जेंट और पानी लाने के लिए कहा। उन दो को लगा शायद खुशी उनसे सफाई कर लेने वाली है। उन दोनों ने थोड़ी चैन की सांस ली। एक नौकर डिटर्जेंट और पानी लेकर आ गया। खुशी में पानी और डिटर्जेंट अपने सामने रखने को कहा। उस नौकर ने पानी और डिटर्जेंट खुशी के सामने रख दिए। खुशी ने उन दोनों को आगे बुलाया और पानी डिटर्जेंट डालने के लिए कहा। उन दोनों ने जैसा खुशी ने कहा वैसा ही किया। पानी में डिटर्जेंट डालकर उसे मिला लिया। खुशी ने कहा, अब इस पानी को फ्लोर पर फैला दो। दोनों ने पानी को फ्लोर पर फैलाया। पानी पूरे लिविंग एरिया में फैल गया। उन दोनों नौकरानी ने कहा, अब क्या करना है? खुशी ने वहां से जाने के लिए ड्राई एरिया देखा और वो वहां से ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गई। उसने अनीता, आदित्य, अरुण को भी ऊपर सीढ़ियों पर आने के लिए कहा। सब लोगों को पता नहीं था खुशी यह क्या कर रही है, पर अरुण समझ गया खुशी क्या करने वाली है। वह मुस्कुराया और ऊपर जाकर खुशी के बगल में खड़ा हो गया। खुशी ने देखा सब लोगों पर आ गए हैं। उसने उन दो मेड से कहा, अगर तुम दोनों को माफी चाहिए तो तुम लोगों को वहां से यह आकर मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। अगर तुम दोनों ऐसे कर पाए तो मैं तुम्हें माफी दे दूंगी। उन दोनों ने कहा, इसमें क्या है, हम कभी आपके पास आकर आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांग लेंगे। इतना कहकर वह वहां से खुशी की तरफ जाने लगे, पर उन्होंने बस 2 कदम आगे बढ़ाए थे कि वहां फिसल कर गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की, पर वह बार बार फिसल कर गिर रही थी। वह इतनी बार गिरी कि वहां खड़े सब लोगों उन्हें हंसने लगे। वो महल पूरा ग्लास का बना हुआ था। थोड़ा पानी भी किसी को फिसलने के लिए काफी था, और यह तो डिटर्जेंट का पानी था। वह दोनों नौकरानी पानी के ऊपर चल नहीं पा रही थी, बार बार फिसल रही थी। ये देखकर सबको मजा आ गया। वह दोनों इतनी बार फिसली थीं कि अब उनके कमर में दर्द होने लगा था। उन दोनों ने कहा, हम यह नहीं कर सकते, आप कोई और सजा दे दीजिए हमें। खुशी ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी माफी चाहिए तो तुम लोगों को मेरे पास यहां तक आना होगा, फिर तुम कैसे भी करके आओ। वह दोनों नौकरानी सुनकर थोड़ा हताश हो गई, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वैसे ही आगे बढ़ती रही। 1 घंटे के कोशिश के बाद आखिरकार वह दोनों खुशी के पैरों तक पहुंचने में सफल हो गई, पर तब तक उन दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। मानसिक उन पर दया भी आई थी, पर उन्होंने जो किया था उनके सामने वह दया नहीं दिखा सकती थी। इसलिए खुशी ने उन्हें अपनी सजा पूरी करने दी। उन दोनों ने खुशी के पैर पकड़कर कहा, प्लीज मैम, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्लीज हमें काम पर रख लीजिए। अब तो हमने आपकी दी हुई सजा भी पूरी कर ली है। हम समझ गए हैं हमारी गलती की वजह से आपके साथ क्या हो सकता था। खुशी ने कहा,
अगर तुम समझ हो गई तो याद रखना, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं हूं। इसलिए आप लोगों के आगे चलकर ऐसी गलती हुई तो मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी तरफ से आप दोनों को आखिरी वार्निंग है। अब जाओ अपने बैग लेकर अपने कमरे में और अपने काम पर लग जाओ। इतना कहकर खुशी अपने कमरे में जाने वाली थी, तभी अरुण ने उसे कहा, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, खाना तैयार हो चुका है। खुशी ने कहा, आपने कब खाना रेडी करवाया और बताया भी नहीं, मुझे लगा आज भूखे सोना पड़ेगा। अरुण ने कहा, तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें भूखा सोने दे सकता हूं? मेरे होते हुए तुम कभी भी भूखा नहीं सो सकती। खुशी ने कहा, किचन तो गंदा है, आपने कहा खाना बनवाया। अरुण ने कहा, मैंने लोगों से कहकर गार्डन में सबके लिए खाना बनवाया है, चलो हम जाकर भी वहीं खा लेते हैं। खुशी, आदित्य, अरुण, आदित्य सब लोग गार्डन में खाना खाने के लिए चले गए। आज वह लोग खुले आसमान के नीचे खाना खाने वाले थे। नौकरों ने उनके लिए गार्डन में टेबल और चेयर पहले से ही लगवा दिए थे। वह सब जाकर वहां बैठ गए। लोग जैसे ही आकर बैठ गए, नौकरों ने उन्हें खाना परोसना शुरू कर दिया। सब लोगों ने खाने को एंजॉय किया। खाना बहुत अच्छा हुआ था और वो भी खुले आसमान के नीचे, वह और भी टेस्टी लग रहा था। अनीता ने सब लोगों से कहा, कितना मजा आता है ना खुले आसमान के नीचे खाना खाने से। आदित्य ने कहा, मजा तो आता है, हम लोगों ने बहुत दिनों बाद ऐसे खुले आसमान के नीचे खाना खाया है। ऐसे लगता है हफ्ते में हम लोगों को ऐसे एक साथ खाना खाना चाहिए। अच्छा लगता है ऐसे खुले आसमान के नीचे खाना खाने में। खुशी ने भी आदित्य के बातों में हामी मिलाते हुए कहा, हमें ऐसे खाना खाना चाहिए। और सब लोगों ने अरुण की तरफ देखा। अरुण ने कहा, ठीक है, आप लोगों की विश जरूर पूरी होगी। आप लोग चाहते हैं ना तो हम हफ्ते में एक बार ऐसे ही खुले आसमान के नीचे खाना खाया करेंगे, पर यह तभी पॉसिबल है जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी। शादी का नाम सुनते ही अनीता शर्मा गई। खुशी ने कहा, देखो कैसे शादी के नाम पर शर्मा रही है। अरुण ने कहा, शर्माना छोड़ दो और रेडी हो जाओ, कल तुम दोनों की सगाई है। आदित्य ने कहा, भाई हम लोग कल सगाई कर रहे हैं, क्या आज हम थोड़ा एंजॉय कर लें? मैं ड्रिंक करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब साथ में ड्रिंक करेंगे। खुशी ने कहा, आप लोगों को करनी है तो आप कीजिए, मुझे नहीं करनी, और वैसे भी यह मेरे लिए अच्छा भी नहीं है। अरुण ने कहा, मैं भी नहीं कर रहा हूं, अगर तुम्हें करनी है तो तुम कर लो। आदित्य ने कहा, अकेले ड्रिंक करने में मजा नहीं है। उसने अनीता की तरफ देखा और कहा, क्या तुम करोगी मेरे साथ ड्रिंक? अनीता ने कहा, वैसे तो मैं पीती नहीं, पर आप कह रहे हो तो आपका साथ दे सकती हूं। आदित्य ने जल्दी से एक नौकर को रेड वाइन के बोतल लाने के लिए कहा। वह नौकर रेड वाइन की बोतल लेकर आया और उसके साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक भी लेकर आया। उसने आकर वह दोनों बोतल टेबल पर रख दी। अरुण ने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल उठाई और आदित्य ने रेड वाइन की। आदित्य ने एक ग्लास अनीता के लिए भरा और एक ग्लास खुद के लिए। अरुण ने भी सॉफ्ट ड्रिंक एक ग्लास अपने लिए भरा और एक खुशी के लिए भरा। सब लोगों ने एक साथ चेयर किया और अपना अपना ड्रिंक पीने लगे। अनीता ने तो एक ही सांस में पूरा ग्लास खत्म कर लिया और आदित्य को और डालने के लिए कहा। आदित्य ने फिर से अनीता के लिए एक ग्लास भर दिया। अनीता ने वह भी एक झटके में खाली कर दिया। आदित्य ने अपना प्यार खत्म कर लिया था। उसने देखा अनीता फिर से उससे रेड वाइन की बोतल मांगने वाली है। उसने सीधे बोतल अपने मुंह से लगा ली। आदित्य ने कुछ मिनट में हो पूरी बोतल खाली कर दी। दोनों ने भी बहुत सारी शराब पी ली थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी आदित्य ने अरुण से कहा, भाई कल हमारी सगाई होने वाली है, क्या हम कुछ बातें प्राइवेट में कर सकते हैं? क्या आप अंदर जाएंगे भाभी को लेकर? अरुण ने कहा, तुम लोगों को प्राइवेट में बातें करनी है तो करो, मैं खुशी को लेकर अंदर जा रहा हूं, पर ज्यादा वक्त बाहर मत रहना, तुम लोगों ने ज्यादा पी ली है। आदित्य ने कहा, भाई आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अभी तक छड़ी नहीं है, आप भाभी को लेकर अंदर जाइए। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं इसे लेकर जा रहा हूं, तुम लोगों को जो करना है वह करो। इतना कहकर अरुण खुशी को लेकर अंदर चला गया। यहां आदित्य को अब चढ़ने लगी थी। आदित्य ने अनीता से कहा, देखो तुम्हें तो मेरे बारे में पहले पता है और मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। मैं आगे भी उस लड़की को भुला नहीं पा रहा हूं। मुझे पता नहीं मैं तुमसे सगाई करके सही कर रहा हूं या नहीं भी, तुम्हें वह सारी खुशियां दे पाऊंगा या नहीं। अनीता ने कहा, मैं आपको सगाई के लिए फोर्स नहीं कर रही हूं,
अगर आप मुझसे सगाई नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। अगर आप उस लड़की से अभी भी प्यार कर सकते हैं तो मैं सगाई के लिए कल मना कर दूंगी। मैं आप दोनों के प्यार के बीच में नहीं आना चाहती हूं। बस मुझे दादी जी ने कहा था, इसलिए मैं आपसे सगाई करने के लिए रेडी हो गई थी। मैंने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। आदित्य ने कहा, जिस दिन तुम्हें प्यार हो जाएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा प्यार क्या होता है और उसका एहसास क्या होता है। अनीता ने कहा, मैंने देखा है प्यार क्या होता है। मेरे सामने है प्यार का नतीजा। अगर प्यार ऐसा होता है, लोगों को तड़पाता है, तो मुझे किसी से कभी प्यार ही नहीं करना और मैं चाहूंगी कि मुझे प्यार ही ना हो। आदित्य ने कहा, प्यार होना हमारे हाथ में नहीं होता, वह तो बस हो ही जाता है। जिस दिन तुम्हें प्यार हो जाएगा उस दिन तुम्हें प्यार का मतलब समझ में आएगा। प्यार बस किसी के लिए अपनी फीलिंग होती है और वह कब हो जाए यह खुद हमें भी नहीं पता चलता। अनीता ने कहा, मुझे पता नहीं कभी किसी से प्यार हो पाएगा या नहीं। अभी मैं प्यार का मतलब समझ पाऊंगी या नहीं भी, और मैं आपसे वादा करती हूं, अगर हम दोनों की आगे चलकर शादी हो गई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी क्या आपको खुश रख पाऊं और आपको और प्यार दे पाऊं जिस प्यार के लिए आप तड़प रहे हैं। आदित्य ने कहा, बातें करना आसान है पर उन बातों को निभाना उतना ही मुश्किल है। तुम जो कह रही हो पर आगे चलकर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा भी कर पाओगी। अनीता ने कहा, मैं अपने बातों की पक्की हूं। मैं जो भी कहती हूं वह करके रहती हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आदित्य ने कहा, मैं कैसे तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं? मैं तुम्हें जानता ही कितना हूं। बस 4-5 दिन हो गए होंगे हम एक दूसरे को मिले हुए। अनीता ने कहा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं जिससे आपको यकीन आ जाएगा। आदित्य ने कहा, अब तुम्हें देखो, तुम मुझे कैसे यकीन दिला सकती हो, और मैं इतनी जल्दी किसी की बातों पर यकीन नहीं करता। तुम्हारे बातों पर कैसे करूं? तुम्हें तो सब कुछ पता है। पता होते हुए भी तुम कैसे मुझे अपनावोगी? अनीता ने कुछ सोचा और वो अपने जगह से उठी और आदित्य की तरफ बढ़ी। अनीता ने जाकर आदित्य की आंखों में आंखें डाली। आप मेरे आंखों में देखकर बात कीजिए। क्या मेरे आंखों में से लगता है कि मैं झूठ कह रही हूं? आदित्य ने कहा, मुझे किसी की आंखें पढ़ना नहीं आता। अगर मुझे किसी की आंखें पढ़ना आता तो तुम्हें क्या लगता है मैं कावेरी को जाने देता? अनीता ने कहा, आप बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देख ले। मुझे बताइए, मेरी आंखों में देखकर आपको क्या लगता है? अनीता के इतने कहने पर आदित्य ने अनीता की आंखों में अपने आंखें डालकर देखा। आदित्य ने अनीता की आंखों में अपने लिए प्यार देखा जो शायद अनीता खुद भी नहीं जानती थी। आदित्य ने जल्दी से अपनी आंखें फिरा लीं और कहा, मुझे नहीं दिख रहा तुम्हारी आंखों में कुछ, अब तुम्हें देखना। तुम मुझे कैसे यकीन दिलाती हो? अनीता ने कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी आंखों में देखकर नहीं पता चला तो मैं आपको किसी और तरीके से यकीन दिलाती हूं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।